बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़ा प्लान्ड वे में करना है। पहले पूरे दिन को प्लान करना है कि आज मैंने अपने ये फ़लाँ टास्क जो है करने हैं, और अगर उसको उन टास्क को आप अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने आप को थपकी देनी है। गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक, ताकि आप जो है वो मोटिवेटेड रहें, आप काम करने के लिए आपका दिल करे। क्योंकि नफ्सा नफसी का दौर है, कोई और आपकी आकी तारीफ़ नहीं करेगा, आपने ख़ुद अपनी तारीफ़ करनी है और अपने मामूल के जो काम है करते रहने। नाज़रीन, सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम तब्दील हो रहा है। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जिस टाइम ये मौसम तब्दील हो रहा होता है तो इसी वक्त बीमारियाँ जो हैं वो आप पे असर करती हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक पर डिस्कशन करनी है। हमने आज बात करनी है ताजिर बरादरी के मसाइल पर। इनको क्या मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट के हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या वो सही हैं या ताजिर बरादरी जो है वो इससे नाला नज़र आ रही है। ताजिर बरादरी क्या ये तो नहीं देखती कि किसी के साथ जो है वो नारवा सलूक किया जा रहा है और किसी को जो है वो इम्तियाज़ी सलूक बरता जा रहा है। क्या अक्रॉस द बोर्ड ये इंक्रोचमेंट की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसी के साथ साथ जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी डबल डिजिट में है, अभी तक सिंगल डिजिट में नहीं आया। इसकी वजह से कारोबार किस तरह जो है वो मुतासिर हो रहा है। दीगर जो छोटे मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, चोरी डकैतियाँ जो है वो सर्दी के मौसम में बढ़ जाती हैं, इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो क्या है, ताजिर बरादरी जो है वो इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है, ख़ुद अपने तय जो है वो क्या इकदाम उठा रही है। इस हवाले से तफसील हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं खालिद महमूद कुरैशी, जो कि सदर हैं मरकज़ तंजीम ताजरान पाकिस्तान मुल्तान के। इनसे तफसीलन जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं फ़राज़ रमज़ान, जो कि रिपोर्टर रोही टीवी हैं। इनसे ये जो है वो ताजिर हज़रात की जो है वो बीट को बड़ा एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। इनसे जानेंगे कि ये ग्राउंड रियलिटी क्या है। इंक्रोचमेंट के हवाले से पीरा फोर्स बना दी गई है, मुल्तान कॉरपोरेशन भी जो है वो इस हवाले से इकदाम उठाती है, कार्रवाइयाँ करती है, वो किस तरह की, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। इन्हीं के साथ साथ ये जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, फ़राज़ से जानने की कोशिश करेंगे कि ताजिर बरादरी के जो असल मसाइल हैं बिल्कुल ग्राउंड पे, जो बाहर लोगों को नहीं पता चलते, तो वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक थी। हम आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़राज़ बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं। हमारे यहाँ जब भी रिपोर्टर आता है तो वो ये कहते हैं कि यार मॉर्निंग शो में ना मैं ज़रा बुझा-बुझा सा होता हूँ। आप एक वो वाहिद रिपोर्टर हैं, जब भी आते हैं तो बड़े फ्रेश नज़र आते हैं। देखिए, सुबह का वक्त ऐसा होता है कि बंदा जब भी उठता है फ्रेश उठता है, और हुँ, सुबह अगर फ्रेश ना हो तो मैं समझता हूँ इसमें आपका सबसे अहम किरदार नींद का है। हुँ, अगर आपको नींद अच्छी आई है तो आप सुबह तरोताज़ा उठेंगे। ठीक। क्यों? हुँ, क्यों खालिद भाई? यस यस। ऐसे ही है बिल्कुल ना? ऐसे ही है, अगर बिल्कुल ऐसे ही आपकी है। नींद पूरी होती है तो आप सुबह तरोताज़ा होंगे, हुँ, वो ताज़गी आपके चेहरे से हुँ। खिलेगी। खालिद साहब, आपकी क्या रूटीन होती है? फ़राज़ को तो मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ, ये सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है, ब्रेकफास्ट करता है, खुद ज़रा खाने पीने का शौकीन है तो कभी कभार खुद भी बना लेता है। आपकी क्या रूटीन होती है ज़रा मॉर्निंग की? बस वो हमारी लाइफ तो इस तरह की है कि हमें लेट नाइट सोना पड़ता है हुँ, मजबूरन, क्योंकि इशूज़ भी होते हैं, मीटिंग्स भी, फंक्शंस में भी आना जाना रहता है, तो इसलिए ज़रा लेट हो जाते हैं। कोशिश तो बहुत करते हैं हम कि हम जल्दी सोएं हुँ, और जल्दी उठें, हुँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरह की हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। सारा दिन हम सुबह से शाम तक और शाम से रात गए तक हुँ, हम बिज़ी रहते हैं अपनी रूटीन में। अब कल ही जैसे एक फंक्शन था, फराज साहब भी उधर ही थे, तो उधर भी हमें 12-1 बज गया उस फंक्शन में, हुँ, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन वाकई सोना तो जल्दी चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, हुँ। सेहत के लिए भी बेहतर है। अच्छा खालिद साहब, अगर मैं आपसे इन जनरल जो है वो सवाल करूं कि मुल्तान की इस वक्त ताजिर बरादरी की सूरत हाल क्या है, कारोबार की सूरत हाल क्या है, क्या कारोबार ग्रो कर रहा है या अभी हालात जो हैं वो मंदे नज़र आते हैं, मतलब हालात जो हैं वो ख़राब हैं? नहीं, चूँकि शादियों का सीज़न है, इस हुँ, वजह से थोड़ा सा बाज़ारों में गहमा गहमी तो शादियों के सीज़न की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है, यहाँ मखसूस माह होते हैं जिसमें हुँ, शादियों का सिलसिला चलता है ज़्यादा। तो ये चूँकि अब कमिंग डेज़ में शादियाँ बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, तो इसलिए मार्केटों में शादी की शॉपिंग के हवाले से ख़वातीन का और इस तरह से रश है थोड़ा, लेकिन उतना नहीं है जितना कि माजी करीब या माजी बईद में होता था, क्योंकि अच्छा। महंगाई की जो शरह हुँ, है आप देख रहे हैं कि कहाँ पहुँच गई है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है, हुँ, जिसकी वजह से वो बात अब नहीं है पहले वाली, कि पहले से हालात ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक। खालिद साहब, अगर इन जनरल अगर हम स्पेसिफिक टॉपिक पर जाने के बजाय अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह जो है वो हालात कुछ बेहतर किए जा सकते हैं, इंसेंटिवाइज़ किस तरह किया जा सकता है कि लोग जो है वो मार्केटों में आएँ, दोबारा से जो है वो गहमा गहमी नज़र आए? देखिए, इसमें तो बड़े फैक्टर्स हैं, एक तो बैनुल-अक़वामी है और फिर दूसरा पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी हुँ, तो मामला स्मूथ नहीं होंगे। यहाँ बदकिस्मती से अनरेस्ट रहता है, जिसकी वजह से हुकूमतें अपना वो काम करने
सिकासी रहती हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस पर बनाने चाहिए प्लान और उन पर अमल दरामद करना चाहिए। कोई भी हुकूमत जब आती है, अपना प्लान पेश करती है, अपना मंशूर देती है, तो मंशूर पर अमल दरामद करने से पहले उनको मसाइल दरपेश आते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों तक उनका वो मंशूर के समरात नहीं पहुंच पाते, तो ये तसलसल टूट जाता है। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी मुल्क में, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी उतनी फ़रोग नहीं पाती जितनी होनी चाहिए। ठीक है खालिद साहब, हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद कुछ महंगाई की शरह में जब कंट्रोल आया, हम हमेशा अपने इकोनॉमिक साइकिल की बात करते हैं कि बूम और बस्ट के साइकिल से हमारा मुल्क जो है वो गुजरता है। इस वक्त कहा जा रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी जो है वो अचीव कर ली गई है, अब इसको जो है वो ग्रोथ देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजिद बरादरी तक उसके समरात पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे? नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत ने मरकज़ी सतह पर भी और बिलखसूस पंजाब हुकूमत ने तो जिस तरह से इनकलाबी इक़दाम किए हैं, उसके समरात आम लोगों तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। माजी करीब या माजी बईद में इस तरह नहीं हुआ। आपने देखा कि अभी माजी करीब में तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था, तो जिसकी वजह से ये मौजूदा गवर्नमेंट मियां शहबाज शरीफ साहब उनकी टीम ने जिस तरह से बचाया है इसको, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उनका कारनामा है। और अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यही तसलसल जारी रहा तो हम तरक्की की मंजिल पर गामज़न हो जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की बात की जाती है, ताजिद बरादरी का एक बड़ा मुतालबा होता है कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो नीचे लेके आया जाए, शरह सूद को जो है वो नीचे लाया जाए। इस वक्त जो शरह सूद है, क्या वो कारोबार के लिए जो है वो मुतासिर कर रही है कारोबार को, या ठीक है हालात मुल्क ऐसे हैं कि अभी शरह सूद को मेंटेन करना ज़रूरी है? यकीनन हम ये सोच रहे थे और महसूस कर रहे थे और उम्मीद भी रखते हैं कि सिंगल डिजिट में आ जाएगी शरह सूद, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद हम करते हैं कि अगर हालात बेहतरी की तरफ इसी तरह गामज़न रहे तो इंशाल्लाह सिंगल डिजिट में भी आ जाएगी, हमें इससे बड़ी उम्मीद है। फराज साहब, मुल्क में जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही है। ख़ास तौर पर अगर आप पंजाब की बात करें तो अपर पंजाब में भी और हमारे साउथ पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कार्रवाइयाँ की गई इंक्रोचमेंट के हवाले से। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है? ताजिद बरादरी क्या इससे खुश है या नाला नज़र आ रही है? इस वक्त ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि ताजिर बरादरी जो है वो काफ़ी हद तक नाला हैं। ठीक है। जबकि ताजरों को साथ देना चाहिए कि भाई ये एक एंटी इंक्रोचमेंट सेल है जो तजावज़ात का ख़ात्मा करता है। पंजाब में भी आपको पता है साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम चल रही है, सफाई सुथराई के अलावा तजावज़ात का भी ख़ात्मा किया जा रहा है, और पीरा फोर्सेस का मकसद ही यही है कि तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाए। इस पर ज़ीरो टॉलरेंस बताई जा रही है। अब देखें, मार्केटों में ज़ाहिरी बात है बहुत सी तजावज़ात हैं। आप इधर हुसैना कहीं मार्केट में ही देख लें, अंदरून शहर की मार्केट्स, यहाँ पर बहुत सी तजावज़ात हैं और यहाँ पर अरसा दराज से तजावज़ात कायम हैं। यहाँ पर मुतअद्दिद बार तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा वही सूरत हाल होती है कि भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ पर कोई ऑपरेशंस किए जाएँ ताकि पता लगे वाकई ही ऑपरेशन हुए हैं। तजावज़ात का ख़ात्मा करके जो ही जाते हैं, पीछे से दोबारा वो रेडी छाबे वो कायम होना शुरू हो जाते हैं। आपको ये अंदरून शहर की बात बता रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ देखने में आई है कि माजी में किसी ने भी इस धड़ल्ले से अंदरून शहर में तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन नहीं किया। ये अब पीरा फोर्सेस की ज़रूरत है कि वो अंदरून शहर में जाकर इस लेवल पर इस हद तक जो है वो इंक्रोचमेंट करते हैं का ख़ात्मा करते हैं कि सफाइयाँ करवा देते हैं। जो रोड तंग हो जाते हैं उसके बाद तजावज़ात के ख़ात्मे के बाद खुले और कशादा हो जाते हैं। नो डाउट कि बाज़ारों की खूबसूरती में भी इजाफा देखने में आता है, लेकिन जो ही वो जाते हैं 1 घंटे बाद, 1 घंटा ज़्यादा बता रहा हूँ, 15-20 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद दोबारा से तजावज़ात कायम हो जाते हैं। आपने भी ये ग्राउंड पे रियलिटी देखी होगी कॉर्पोरेशन हजरात के साथ भी, जब आप लोग भी जाते हैं कार्रवाइयों पे, तो वो यही बताते हैं कि 10 मिनट बाद दोबारा जो है वो रेटियाँ लगाती जाती हैं। अच्छा, इसमें नहीं, कॉर्पोरेशन का तो इसके साथ इनकी मंथली तय होती है कि आपने हम ये टेम्परेरी जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत दिखावे की कार्रवाइयाँ होंगी, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से गुजरेंगे, तुम लोग अपना जो है वो मामला सीधे कर लेना। ये कॉर्पोरेशन की तो ये रियलिटी है। लेकिन जो पीरा फोर्सेस हैं वो ऑपरेशन करके जाती हैं, लेकिन उनके साथ भी यही हो रहा है कि दोबारा तजावज़ात कायम हो जाती हैं। आप देखें, इस वक्त सीज़न के दिन हैं, बिल्कुल हुसैना गई मार्केट में चले जाएं, लंडे के जो दुकानें लगी हुई हैं गर्म कपड़ों के, आप देखें आज भी वही सूरत हाल है। बिल्कुल, जो 10 साल कबल आप देखते थे क्या किया पीरा फोर्सेस ने, सवाल ये निशान है। वहाँ से गुजरो, अभी भी जो रक्षा माफिया है वो वहीं पर खड़ा है।
अच्छा, जब भी इनकी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, यहाँ से जगहों को खाली कराया जाता है, तो उसके बाद लोग कहते हैं यहाँ पर ही एक बंदा खड़ा करते हैं। हमें हमें सिविक सेंस नहीं होनी चाहिए कि यार आपको एक चीज़ से मना किया जा रहा है, आपने उस चीज़ से रुक जाना है। अच्छा, इसका दूसरा मौक़िफ़ भी देख लेते हैं। जो रेहड़ी वाले हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि हम इतने गरीब हैं कि हम दुकान अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने यहीं से अपना जो है वो ज़रिया माश हमारा यही है, हमने बच्चों का पेट पालना है, तो हमें जो है वो जगह दे दी जाए। तो इस तरह की कोई बात चल रही है कि जगह दे दी जाए, कोई जगह मुख्तस कर दी जाए। एक उधर डबल फाटक वाली साइड पे एक बनाया भी था इन्होंने, जगह मुख्तस की गई थी, तो अब उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है? देखें, वो फुटपाथ पर ही जगह मुख्तस कर दी गई थी, लेकिन आप देखें डबल फाटक की आपने बड़ी अच्छी बात की, ये भी बहुत अहम इशारा है, इस पर भी फोकस करना बनता है। डबल फाटक आप जब भी जाएंगे वहाँ पर इतना रश है, मिसाल के तौर पे अगर आपने कहीं 5 मिनट में पहुँचना है तो वहाँ 35 मिनट में पहुँचेंगे। ये हाफ एन आवर का जो डिफरेंस है, ये जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पर तजावुज़ात कायम है, इंक्रोचमेंट्स हैं। वहाँ पर ये सीन है कि जो डबल फाटक फ्लाईओवर है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर रेडी बांध का कब्जा है, आप गुजर ही नहीं सकते। खालिद भाई, मैं गलत बता रहा हूँ कि? ये सब सही फरमा रहे हैं। वहाँ पर तजावुज़ात का इतना कब्जा है कि बहुत सी मुश्किलात दरपेश आती हैं। रात के औकात में भी जो है वो तजावुज़ात कायम होती हैं। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा खालिद साहब से ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। खालिद साहब, इंक्रोचमेंट करना ये तो एक गैर कानूनी काम है, सरकारी तौर पर सड़क पे कब्ज़ा कर लेना। जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आपकी बरादरी के लोग कहते हैं जी गरीब लोग हैं, रेडीमान हैं, या कुछ लोगों ने जो पक्की इमूवेबल प्रॉपर्टी भी वहाँ पर बना ली है, तो फिर ताजिर बरादरी के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, असल में तो ये हुआ है कि यकीनन ये बेहतर इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट का, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी क्लासिफिकेशन नहीं की जा रही। तजावुज़ात कई किस्म की है, मूवेबल, इमूवेबल, थड़े, फट्टे, रेडी। तो ऐसा होता है ऐसे कि पीरा फोर्स वाले जब आते हैं तो आहूकार मच जाती है, सब लोग इधर उधर हो जाते हैं, जैसे ही वो जाते हैं वापस आ जाते हैं। एक तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि थोड़ा सा वो होमवर्क कर लें और हमसे और ताजिर नुमाइंदों से, क्योंकि हर मार्केट में हमारी अंजुमन हाय ताजरान मौजूद हैं, वहाँ के ज़िम्मेदार सदूर सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, उनसे रब्ता करके हर बाज़ार की नेचर अलग है, उनको बता दिया जाए कि आपके बाज़ार में ये चीज़ तजावुज़ कर रही है तो इसको रिमूव कर दें। तो ऐसा एक्चुअली हो नहीं रहा। वो टीमें निकलती हैं पीरा की और अफरा तफरी मच जाती है, जिस बाज़ार में भी जाते हैं वहाँ से वो रेडी वाले भी साइड पे हो जाते हैं, वो तो है ही मूवेबल, इधर उधर होकर वापस आ जाते हैं। तो जो फट्टे हैं वो अंदर रख लेते हैं, फिर बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ा ताजिर बरादरी के जो ताजिर रहनुमा हैं और मकामी ख़ास तौर पर हर मार्केट में, जिस मार्केट में भी ऑपरेशन करना मकसूद हो, एक मरतबा वहाँ जाकर वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों को बता दिया जाए कि आपके एरिया में इस तरह की तजावुज़ात कायम है, क्योंकि हर जगह तजावुज़ात की नेचर अलग है। कहीं रेडियाँ ही लगी हुई हैं, कहीं फट्टे हैं, कहीं कोई और चीज़ें हैं, कहीं पुख्ता तामीरात भी हैं। तो इस तरह से जब तक इसकी क्लासिफिकेशन नहीं होगी, ये मैं समझता हूँ कि वो समरात हमें नहीं मिलेंगे। नंबर 2, ये बदकिस्मती से चूँकि रूल ऑफ लॉ का तस्वुर और तासुर पाकिस्तान में इतना नहीं है, ये उसकी छाप है एक्चुअली कि कानून की जो हुक्मरानी नहीं है इस मुल्क में, ये उसकी वजह है कि हर शख्स कानून को तोड़ता है। मैं समझता हूँ कि हमारे ताजिरों को भी अपने हदूद में चले जाना चाहिए और हम तजावुज़ात के अगेंस्ट जो ड्राइव गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मूव किए, हम उसके हामी हैं। हम तजावुज़ात को फेवर बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर एक दुकानदार ने सामान बाहर निकाला है, यकीनन उसका चालान हो गया, जुर्माना हो गया, उसकी दुकान सील हो गई, उसने वहाँ से सामान उठा लिया, तो क्या वो जगह आवाम के लिए फिर खाली कर दी गई है? नहीं, वहाँ या तो रेडी वाले आ जाएंगे, यहाँ रक्शे वाले आ जाएंगे, या चिंची रक्षा या कोई और इस तरह का सिलसिला हो जाएगा, जगह वो फिल हो जाएगी। आवाम को, पैदल राहगीरों को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा जैसा कि होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, ये जो जगह मुख्तस करने की बात की जाती है, तो वो की जगह मुख्तस की जा रही है, आप लोगों के साथ कोई मुशावरत की जा रही है कि हम आपके रेडीबान हज़रात को कोई अलहदा जगह दे देते हैं? इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे तफसीलन, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इंक्रोचमेंट के हवाले से, और मैंने सवाल किया था खालिद साहब से कि ये जो रेडी पान हजरात हैं, ये इनके लिए कोई जगह अलहदा जो है वो मुख्तस कर दी जाए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो तंग नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो अपना गुजर बसर किस तरह करेंगे, हम एक दुकान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका रेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी खालिद साहब बताइएगा कि इस हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं, कोई आपके साथ मुशावरत की जा रही है? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि तजावुज़ात की क्लासिफिकेशन जब तक कि नहीं करेंगे, उसमें एक अहम अंसर है रेडी का। जी। तो रेडी और गाड़ी का फ़र्क क्या है? जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, उसमें न रेडी का तस्वुर है न गाड़ी का। अब एक खालिद कुरैशी की अगर कार खड़ी है तो वो ट्रैफिक का लिफ्ट उठा लेता है, बराबर में ही 4 केले की रेडियाँ खड़ी हैं, तो वो उसको कुछ नहीं कहता भाई, वो चूँकि गरीब है। तो ये गरीबी और अमीरी का एक, मैं माजरत के साथ, ये तासुर और तस्वुर भी ख़त्म होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। तो जब अगर कानून किसी ऐसे उसके दुकानदार के लिए है कि वो दुकान अपना सामान बाहर नहीं निकाल सकता, उस पर चालान होगा, जुर्माना होगा, FIR होगी, वो अरेस्ट होगा, दुकान सील हो जाएगी, तो फिर कोई भी चीज़ उस जगह में खड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक रेडी का एक ऐसा इशू है जिसको गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करती। आर्जी तौर पर ये क्या करते हैं कि कुछ लोग, चंद लोगों को फुटपाथ पर खड़ा कर देते हैं, अगरचे वो भी गलत है। फुटपाथ रेडियों के लिए तो नहीं बनाए, या फिर फुटपाथ का नाम बदल दिया जाए, रेडी पाथ रख दिया जाए, तो पैदल सवार कहाँ जाएं? तो क्या लोगों को सड़कों पर पैदल चलने के लिए छोड़ दिया जाए रेडी की वजह से? तो ये एक अजीब हौच पौच सूरत हाल है। हुकूमत को इसको संजीदगी से लेना चाहिए, या तो रेडी वालों को कोई मुस्तकिल इंतज़ाम करें, या जो भी करें, उनसे हमारा लिंक नहीं है। हम छोटे ताजिरों के नुमाइंदे हैं, हमें अपने ताजिरों के मसाइल, हमने रिक्वेस्ट उनसे की है कम से कम हमें 4 फीट का शेड दे दिया जाए, ताकि ऐसे बाज़ारों में जहाँ धूप और बारिश का गुमान होता है कि बारिश की अंदर चली जाती है पानी बारिश के दौरान, तो और या धूप में सारा दिन ताजिर के लिए बिल्कुल सूरज सामने हो तो बैठना नामुमकिन है, वहाँ के लिए हमने रिक्वेस्ट की है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी कि उनको 4 फीट का कम से कम शेड दे दिया जाए। ये हर जगह नहीं है, हर जगह बाज़ मार्केटें तो ऐसी हैं कि साइडों में बिल्डिंग्स हैं, वहाँ शेड की ज़रूरत नहीं है, ना धूप है। और ये आप लोग के जैसे नुमाइंदे हैं वही बता सकते हैं कि किस जगह पे जो है वो शेड की ज़रूरत है, और आप लोगों को बिल्कुल जो है वो प्लान में शामिल करना चाहिए। खालिद साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू हो रही है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं उमर फारूक भट्टी बात कर रहा हूँ जी उमर साहब, सवाल कीजिएगा। जी, मेरा खालिद कुरैशी साहब से मोदबाना गुजारिश है, ये हमारे मुल्तान के नहायत ही अच्छी शख्सियत और ताजरों के नुमाइंदे हैं। इनसे दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट पंजाब ने पैरा फोर्स बनाई है, वो दिन रात हम हुकूमत पंजाब कोशिश में लगी हुई है ये रेडियां, ये ठेले, ये एक साइड पे लगा दिए जाएं, रोड क्लियर किए जाएं, लेकिन कुछ अंजुमन ताजरान के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसमें आड़े आ जाते हैं, उनको लूप में मिला जाता है। उसके बावजूद वो कहते हैं आप इनसे मुज़ाकरात करें, रेडी वालों से। भाई इनसे क्या मुज़ाकरात किए जाए? गवर्नमेंट की जगह है, रोड ब्लॉक किए हुए हैं, बाजारें इन्होंने ब्लॉक की हुई हैं, अपनी दुकानों के आगे थड़े लगवाए हुए हैं, दुकानों के आगे रेडियां लगवाई हुई हैं। एक तरफ से ऑपरेशन होता है तो वो फट्टा रक्षा लगाया हुआ है, वो दूसरी तरफ भाग जाते हैं, फिर उधर से आते हैं तो फिर दूसरी तरफ भाग जाते हैं। कितनी मरतबा गवर्नमेंट इनके ऊपर FIR भी देती है, उसके बावजूद ये कौम नहीं बन पा रही। कोई कौम होती है ना, उस कौम को पता होता है कि कानून और आइन पे इम्प्लीमेंट करना है, हुकूमत ने अपनी रेट कायम करनी है, हुकूमत ने पब्लिक को फैसिलिटेट करना है। तो ये भी अवाम में ही आते हैं, इनका फर्ज बनता है कि हुकूमत के साथ ताउन करें, ना कि उनकी सहूलतकारी करें और उनको प्रोटेक्ट करें। और वो लोग तो एक माफिया की सूरत अख्तियार कर गए हैं। अगर पैरा फोर्स जाती है, कारपोरेशन जाती है, MDA जाती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जाती है, तो उनके एहलकारों को मारते हैं, पीटते हैं और फिर जनाब एहतियात शुरू कर देते हैं। तो मेरी खालिद कुरैशी साहब की वसासत से तमाम अंजुमन ताजरान से दरख्वास्त है कि आप गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। आपका अपना मुल्क है, आपका अपना सूबा है, अपना शहर है, इसके लिए जो बेहतरी है उसके लिए जरा तावन फरमाएं। बिल्कुल बिल्कुल उमर साहब, यही गुफ्तगू हो रही थी और खालिद साहब ने भी यही कहा कि हमने कानून की जो है वो उस पर अमल करना है, सबके लिए कानून होना चाहिए, गरीब अमीर सबके लिए क्रॉस द बोर्ड जो है वो कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल जनाब, यही बात हम कर रहे थे। यही बात तो मैंने भी भट्टी साहब ने सही फरमाया, मैं एग्री करता हूँ, मैं सेकंड करता हूँ भट्टी साहब की बात को। मैंने तो खुद ये अर्ज किया है कि जो रेडी है, मैंने तो मिसाल भी दी है। बिल्कुल, घंटा घर में मेरी एक दिन गाड़ी को, मैं मेडिसिन ले रहा था तो लिफ्टर ने उठा लिया, तो जब मैं वापस आया तो मेरी गाड़ी ऊपर चढ़ी हुई थी, तो मैंने उनसे
उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इसमें बिठा दें तो थोड़ा मैं नज़ारा कर लूँगा अपने शहर का। तो फिर मैंने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की कि ये दाएँ बाएँ देखें रेहड़ियाँ कितनी खड़ी हैं, बिल्कुल। और मेरी गाड़ी से ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, एक ही साइज़ की तकरीबन है रेहड़ी भी और गाड़ी भी। तो गाड़ी को आपने लिफ्ट उठा लिया, जुर्माना भी कर दिया, तो इस रेहड़ी का क्या है? तो उन्होंने कहा जी हम बेबस है, रेहड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मैंने तो अर्ज़ किया कि हमारा रेहड़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। हम बल्कि यहाँ तक हुआ है कि अभी पैरा फोर्स और जो जितने भी इदारे हैं, मकामी महकमे हैं, वो जब एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट कोई ड्राइव मूव करते हैं तो उनका फोकस चौराहों पर होता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। प्रेफरेबली चौराहों को ही क्लियर करना चाहिए, लेकिन जब वो क्लियर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो चौराहे चौक क्लियर हो गए हैं तो मामला ठीक हो गया। वो रेहड़ी बांध जो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में है, वो फिर दूसरे बाज़ारों और सड़कों में फैल जाते हैं, बिल्कुल। चौराहे पर एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट कार्रवाई देखकर, तो जिसकी वजह से वो साइड में मामला ख़राब हो जाते हैं। और इस वक्त आपको हैरत होगी कि 1 लाख से ज़्यादा हथ रेहड़ी है मुल्तान में, 1 लाख, मोर देन 1 लाख। ओह माय गॉड, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। यस, इसके लिए गवर्नमेंट को मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे पहले ही कि उनके कोई मेहरबानी करके कोई प्लान करें, वरना ये तजावुज़ात के अगेंस्ट जो मूवमेंट, अभी ताजिर ने तो कहीं मूव नहीं करना, ये मूवल शॉप है उसकी, उस पर तो आप जुर्माना भी कर देंगे, अरेस्ट भी कर लेंगे। और अगर वो ज्यादती करता है, अपनी शॉप को 8 फीट की शॉप को 10 फीट आगे बढ़ा लेता है, वो 18 फीट कर लेता है, तो हम समझते हैं ये गलत है, जुर्म है, क्राइम है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी माओ बहनों को बाजारों से गुजरना होता है, हमारी भी फैमिलीज गुजरती हैं, तो हमें एहसास है इस बात का। और मैं ताजिरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि वो अपनी अपनी हदूद में चले जाएं रज़ाकाराना तौर पर, इससे पहले कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई शदीद कार्रवाई हो। लेकिन पीरा फोर्स जब तक उनसे हम मामलात वो एमिकेबली रिजॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे डंडा उठा के आ जाएंगे और घुस जाएंगे और मारपीट हो जाएगी, इससे वो नताइज नहीं निकल सकते। सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो साथ लेके जाने की ज़रूरत है, उन सबको बिठाएं, उनके साथ एक जामे प्लान बनाएं ताकि वो भी आपकी जो है वो मदद करें। अच्छा जनाब, इसमें रिटेलर हजरात को, हम टैक्स की बात कर रहे थे, शरह सूद की बात कर रहे थे, रिटेलर हजरात को टैक्स नेट में लाया जा रहा है, लेकिन वो बड़ा मसला है कि वो उस तरह टैक्स नेट का हिस्सा नहीं बन रहे। आप लोग जो है वो टैक्स देने के लिए तैयार हैं, एक कानून पर अमल करने के लिए तैयार हैं, तो ये मुश्किलात क्यों पेश आ रही हैं हुकूमत पाकिस्तान को? देखिए, मैंने जो आगाज़ में अर्ज़ किया था ना, किसी भी गवर्नमेंट का सक्सेशन नहीं रहता, उसका तसलसल टूट जाता है। ओके। जो भी गवर्नमेंट आती है प्लान करती है टैक्सेस के हवाले से, चूँकि हमारे यहाँ टैक्स कल्चर का तो रिवाज ही नहीं है, बदकिस्मती से। अनफॉर्चुनेटली आई डू एग्री के ये वक्त नहीं है हमारे यहाँ सिलसिला। तो जब वो अल्लामा इकबाल ने भी कहा ना, आईने नो से डरना, तर्जे को होना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। बिल्कुल। तो जाहिर है ये कई सालों का और कई दहाइयों का सिलसिला है कि लोग इस तरह की, उनको आदत नहीं है टैक्स में। और फिर खौफ भी है, नो डाउट, खौफ इस तरह से भी है कि एक सोच है, ये प्रिवेल कर गई है कि अगर हम टैक्स नेट में आ जाएंगे तो फिर हम पर शिकंजा कसा जाएगा ज़्यादा। तो उनका ये खौफ दूर करने की ज़रूरत है, और उनके साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जाए कि उनसे एक नॉमिनल टैक्स जो है आगाज़ में ले लिया जाए। बिल्कुल। तो बजाय इसके कि जैसे ही वो टैक्स नेट में आते हैं तो उनको फंसा कर फिर उनसे वो मामला ख़राब कर दिए जाएं, और उनको सारा वो 50 साल का उनसे पूछ लिया जाए, तो जिनका उनके पर रिकॉर्ड भी नहीं होता कि बाप दादा ने क्या कमाया था, तो क्या अब तुम यहाँ कहाँ कैसे तक पहुँचे हो इधर। वेरी गुड पॉइंट। तो ये इस पे जो है वो बड़ा जामे प्लान बनाने की ज़रूरत है, तसलसल की ज़रूरत है, एक जो है वो हमारी पॉलिसीज़ हैं। जनाब इस पे तफसीलन मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, आपके मसाइल भी जानने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी पे हमने बड़ी बात करनी है, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे खालिद साहब से, और जितने भी मसाइल हैं ताजिज़ बरादरी के, हमने बड़ा सहर हासिल जो है वो उनसे गुफ्तगू की। मज़ीद भी कुछ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इसी के साथ साथ जो बहसीत सदर अब ये किस तरह के इक़दाम उठाने जा रहे हैं, तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारे साथ फ़राज़ रमज़ान जो है वो मौजूद हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। उन सब ने ये बात करनी है कि सर्दियाँ आते ही कुछ मौसमी बीमारियाँ बढ़ने लग जाती हैं। मौसम जब तब्दील होता है तो खांसी होना और नज़ला ज़ुकाम की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। इसी के साथ साथ अब स्मोक है, अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से भी हमारे गले जो हैं वो ख़राब होते हैं। हुकूमत पंजाब जो है वो आपको बड़ा तलकीन करी है कि मास्क पहनने हैं, आपने अपना सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन बदकिस्मती से मार्केट्स में जो है वो दवाइयों की कमी नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है? क्या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, स्टॉक किया जा रहा है दवाइयों को, इसकी वजह क्या है? फराज ज़रा समझाइएगा, इस वक्त ग्राउंड पे क्या हो रहा है, मार्केटों में दवाइयों की कमी क्यों हो रही है? देखें, जो ही मौसम की तब्दीली होती है तो आपके सामने है कि जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। मिसाल के तौर पे नज़ला ज़ुकाम, बुखार और जो सांस की बीमारियां हैं ये जन्म लेती हैं, क्योंकि
सर्दी की वजह से तो लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं। मौसम की तब्दीली के साथ ये इंसानी जानों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बच्चों पर, बड़ों पर, बुज़ुर्गों पर भी। तो हम ये देखते हैं कि मेडिसिन मार्केट में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो नायाब हो जाती हैं। मतलब कि ऐसी अद्वियात जो कि बराह रास्त इंसानी जानें बचाने के ज़ुमरे में आती हैं, वो मार्केट से गायब हो जाती हैं, हमें ब्लैक में मिलती हैं, ब्लैक में फ़रोख्त हो रही होती हैं। अब देखें, अब स्मोक की सूरत हाल आपके सामने है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस हद तक ख़राब है। बिल्कुल, मुल्तान तो पहले नंबर पे आ चुका है। मुल्तान पहले नंबर पर है। अब इसी के साथ एक तो मास्क लगाने की तलकीन है। सबसे पहले नंबर पर आपका मास्क जो 5 से 10 रुपए का फ़रोख्त होता था, उसकी कीमत ऑटोमेटिकली डबल हो चुकी है, बिल्कुल 20 रुपये हो चुका है। ये डिमांड बढ़ने की वजह से है। और इसी के साथ आप ये देखें कि जो ही स्मोक में इजाफा हुआ कि सांस के अमराज भी बढ़ने लगे, लोग सांस के अमराज में भी मुब्तला होने लगे। इसकी दूसरी अहम वजह यह भी है कि हमारे मुल्तान में अक्सर रोड टूट फूट का शिकार भी हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से धुआं उड़ता है, धूल मट्टी उड़ती है और लोग वहाँ के जो मकीन हैं वो भी सांस की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। इसका असर ये पड़ता है कि उनको बहुत सी मुश्किलात दरपेश आती हैं। वो मेडिसिन मार्केट का रुख करते हैं। मिसाल के तौर पे जो भी मकामी फार्मेसी होती है या जो निश्तर अस्पताल के करीब जो मार्केट है, होलसेल मेडिसिन मार्केट घंटाघर है, वहाँ पर जब जाते हैं तो डिमांड बढ़ने की वजह से वो रेट बढ़ा देते हैं या खुद साख्ता तौर पर जो है वो कहते हैं कि ये चीज़ महंगी हो रही है, कंपनी ने इसकी प्रोडक्शन कम कर दी है। अब सांस के अमराज में इस्तेमाल होने वाला इनहेलर है वो मार्केट में नायाब है, नहीं मिल रहा। आप देखें, बदकिस्मती की बात है कि ये हम जो एक ऐसे अनफॉर्चुनेट टाइम पर भी हम जो है वो मुनाफाखोरी करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं लोगों की जो है वो बीमारियों का। इस वक्त सबसे अहम मसले दो चल रहे हैं। एक ये सांस की बीमारी, क्योंकि ये जो स्मोक है, और दूसरा अहम वबा जो इस वक्त अहम वबा बनी हुई है, अहम वबा नहीं, डेंगू वायरस, वो फैली हुई है। हर दूसरे घर में कोई ना कोई बंदा डेंगू वायरस का शिकार है। मेरे अपने घर में भी 2 लोगों को डेंगू हुआ है। अल्लाह शिफा बता। हाँ, तो ये बहुत अहम मसला बना हुआ है। इसी के बरक्स हम मेडिसिन मार्केट में देखें कि डेंगू के क्योर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोवास इंजेक्शन, जो कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा भी कहलाता है, वो इस वक्त मार्केट में शार्ट है। उसका ये असर होता है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि डेंगू बुखार है, क्योंकि इसको पैरासीटामोल फार्मूले से तैयार किया हुआ ये इंजेक्शन लगाएंगे तो ये फौरी तौर पर बुखार पर कंट्रोल कर लेगा, काबू पा जाएगा, तो तबीयत में कुछ बेहतरी देखने में आएगी। आप मार्केट में जाएं, निस्तर अस्पताल के करीब जो मार्केट है वहाँ पर जाएं, घंटाघर मेडिसिन मार्केट है वहाँ पर जाएं, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अब कंपनियाँ, ये ताजरों का मौक़िफ़ है, जो मेडिकल हॉल वाले हैं ये उनका मौक़िफ़ है कि कंपनी जो ही देखती है कि एक चीज़ की डिमांड बढ़ने लगी है तो उसको शॉर्ट करने लगती है। इंस्टेड ऑफ दिस कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, उसको शॉर्ट कर देते हैं। अब और ये कंपनी की तरफ से हो रहा है, ये ताजिर बरादरी का ये मौका ये ताजिर, मैंने ये नहीं कहा कि कंपनी का मौक़िफ़ है, ये ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ है। अब देखें इसका जो मरीज़ है उस पर क्या असर पड़ा। मरीज़ तो बेचारा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, वो तो स्ट्रेचर पर पड़ा है। अब देखें डेंगू इस कदर असरअंदाज करता है, शायद आपके इल्म में ना हो, जो ही डेंगू के वार होते हैं तो एक अट्टा घट्टा इंसान वो 5 मिनट तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका जो है वो अटैक करता है प्लेटलेट्स पर। बिल्कुल आपकी सेहत, आपकी एचपी, ये चीज़ें जो है वो बड़ी मुतासिर होती हैं। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, कोई इक़दाम उठाए जाएँ? हमारे वबा एक फैली हुई है मुल्तान में, निस्तर हॉस्पिटल में अगर हम जाएँ या शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में चले जाएँ, रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जो है वो मरीज़ रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब देखें इस वक्त अहम वबा बनी हुई है, मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मार्केट में, हर घर में, हर मोहल्ले में डेंगू के स्प्रे किए जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम जो है वो इस वबा पे काबू नहीं पा सके। अच्छा फराज साहब, अल्लाह, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपके घर में जो भी बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, और हमारे जो शहर में ये जो वबा फैली हुई है उस पर जो है वो कमी है, लोगों को जो है वो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, अल्लाह ताला रहम करे। ताजिर बरादरी ने भी ये बड़ा जो है वो मुतालबा किया है कि हमारी मार्केटों में डेंगू के स्प्रे करवाए जाएँ। अब देखें गला मंडी है, वहाँ के रोड, मैं इसको रिलेटेबल करूँगा, गला मंडी के रोड टूट फूट का शिकार हैं,
वहाँ पर गर्दो गुबार उड़ता है, धूल बिल्कुल। उड़ती है। वहाँ के ज़्यादातर लोग ये सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। जब अद्वियात लेने जाते हैं तो अदवात नहीं वहाँ मिलती। अद्वियात शार्ट हो जाती है। हम्म। इसी तरह डेंगू का भी यही सूरत अच्छा, है, जो ही डिमांड बढ़ी। इसको हल करने के लिए ताजिर बरादरियाँ जो हैं वो इलेक्शन करवाती हैं और अपने नुमाइंदे चुनती हैं, और फिर उन नुमाइंदों का जो होता है, ये फ़र्ज़ होता है कि वो बात जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएँ, ओहदेदारान तक पहुँचाएँ। कुछ नए इलेक्शंस हुए हैं, उनको आपने बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया। उस हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा कि अब उनका क्या अहदाफ़ हैं, किस तरह के जो है वो मंशूर उन्होंने दिया है, आगे क्या-क्या इक़दामात उठाएँगे। हमारे साथ खालिद साहब भी मौजूद हैं, ज़रा एक्सटेंसिवली इनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आप ज़रा रोशनी डाल दें जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं। देखिए, हर मार्केट का जो इलेक्शन का टाइम पीरियड होता है, जो टेन्योर होता है, वो किसी मुख्तलिफ नेचर्स होती हैं। हर मार्क, जैसे खालिद भाई ने बताया कि हर मार्केट की अपनी मुख्तलिफ नौइयत नेचर है। है। हाँ, तो किसी मार्केट का इलेक्शन की ड्यूरेशन जो है वो 2 साल होती है, किसी की 3 साल। तो अब हाल ही में बीसीजी चौक के इंतखाबात हुए, तो यहाँ पर 30 सालों से इंतखाबात का कोई रिवाज नहीं था। अच्छा। कोई इंतखाबात नहीं किए जा रहे थे, सिलेक्शन ही हो रही थी और इलेक्शन नहीं हो रहे थे। उसका ये असर पड़ता है जब सिलेक्शन होती है कि जब जो नुमाइंदा होता है वो मार्केट में जाके वोट नहीं मांगता। जब तक वोट नहीं मांगता, उसको जाके मार्केट के मसाइल का इल्म नहीं होता, उसको ताजरों के मसाइल का पता नहीं लगता। जब आप कैंपेन में जाते हैं, आप वोट मांगने के लिए जाते हैं, खालिद भाई मैं गलत हूँ तो आपने मुझे टोकना है। तो जब वोट मांगने जाते हैं तो हर बंदा आपको कहता है कि वोट तो लेने आए हैं, मेरे ये मसाइल हैं, तो फिर वो उसको यकीन दहानी कराता है, अपना मंशूर बताता है। तो मैं समझता हूँ अब जो तंजीम इलेक्ट हुई है, जो मार्केट का यूनिट इलेक्ट हुआ है, सिलेक्ट होकर आया है, उन्होंने पिछला जो माजी में रिवाज था उसको यकसर मुस्तरद किया है और भारी अक्सरियत से जीत कर वो नौ मुंतखब हो गए हैं। ठीक है। अब वहाँ के सदर चौधरी बिनियामिन साजिद जो है वो, उन्होंने 266 वोट लिए हैं तिहामा। टोटल वहाँ के 295 वोट थे। 3 वहाँ पर पैनल बने, 3 पैनल आपस में मद्दे मुकाबल थे। बड़ा सनसनीखेज मुकाबला रहा। सनसनीखेज तो ये तो वन साइडेड आप बता रहे हैं, सनसनीखेज तरह हुआ। देखिए, मार्केट में ये हाइप क्रिएट की गई कि बड़ा सनसनीखेज मुकाबला होगा। 295 वोट हैं और जो चौधरी बिनियामिन साजिद हैं उन्होंने 266 वोट लिए। इत्तेहाद ग्रुप के जो हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार थे उन्होंने 14 वोट लिए। जो इत्तफाक ग्रुप था उसने 15 वोट लिए। सबसे ज़्यादा वोट, ये तारीखी कामयाबी है। बिल्कुल। अच्छा जनाब, क्या जिम्मेदारियां होती हैं ये मुंतखब नुमाइंदगान की, इन्होंने क्या काम करना होता है? देखिए, हमारी अंजुमन है ताजरान के जो बुनियादी मकासद हैं उनमें हमारे बाहमी मसाइल हैं। ओके। ताजिरों के आपस के लेन देन के, किराएदारी से, मालकान से, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पर हल करते हैं, ये बुनियादी मकसद है। और फिर इंतज़ामिया, पुलिस और हुकूमत से ब्रिज का रोल प्ले करते हैं ताजिरों और हुकूमत के इंतज़ामिया के दरमियान। ये हमारे बुनियादी मकसद। हम चूँकि बहुत बड़ा बोझ उठाते हैं पुलिस और इंतज़ामिया का, इतने मसाइल हमारे सदूर, हमारे सेक्रेटरी हजरात और जो अहदेदारान हैं वो बाहमी मसाइल को हल करने में लगे रहते हैं। अगर ये सारा लोड अदालतों पर आ जाए या पुलिस पर आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है। ये हम हाथ बटाते हैं इंतज़ामिया और हुकूमत का और पुलिस का भी। और फिर जो छोटा ताजिर है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो हुकूमत का बोझ भी अपने ज़िम्मे ले लेता है, क्योंकि आर्टिकल 25 पाकिस्तान के तहत जितना जो सरकार है, जो रियासत है, वो जानो माल की हिफाजत के साथ साथ रोज़गार की फराहमी की भी जिम्मेदार है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो इस वक्त मुल्क भर में 80-90 लाख से ज़्यादा ताजिर मौजूद हैं, वो अपना बोझ खुद उठाए हुए हैं। न सिर्फ अपना रोज़गार खुद पैदा करते हैं बल्कि लाखों लोगों को अपने शागिर्दों की शक्ल में उनको अपने साथ सीने से लगा कर रखते हैं। आपने देखा होगा कोरोना में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपने लोगों को निकाल दिया था, बिल्कुल, कोरोना की वजह से। लेकिन ये वाहिद हमारे ये जो छोटा ताजिर था, इसने अपने एक दुकान पे 5 मुलाजिम हैं, किसी में 8 हैं, 3 हैं, 2 हैं, इन्होंने सीने से लगा के रखा। उनको कोरोना के दिनों में भी उनकी तनख्वाहें उनके घरों में पहुंचाते रहे। और ये हमारा एक हम समझते हैं कि हमारी ताजिरों का ये एक एजाज़ है। और मुल्क में सैलाब हो, जलजला हो, कोई आफत आए, सबसे आगे ताजिर नज़र आते हैं, छोटे ताजिर। खालिद साहब, अगर एक ऐसा सवाल जो जहन में मेरे आ रहा है कि मैं खालिद साहब से पूछूं कि खालिद साहब बहैसियत सदर इस वक्त कौन से नुमायाँ काम आपने अपने ताजिरों के लिए किए, अगर आप वो गिनवा सकें, और आगे अब आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमने इस वक्त क्या कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी खुद हमने अपने बाज़ारों में अपने गार्ड लगवाए हुए हैं। हमने बाज़ारों को
CCTV कैमराज लगाए हुए हैं बेशुमार मार्केटों में, और अब ये पूरे मुल्तान में हम इसको इंशाल्लाह हर बाज़ार में CCTV कैमराज एक ऑफिस बनाते हैं और 50-60 कैमराज लगाकर वो पुलिस को भी हम सपोर्ट करते हैं। आप खुद अपने एक सेंट्रलाइज हमने सिस्टम बना रहे हैं? यस ओके, वेरी गुड इनिशिएटिव। उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, इवन कि हम पुलिस को वो देते हैं जो उनको चीज़ चाहिए होती है, उसमें से मवाद डाकू को पकड़ने के लिए, किसी को ट्रेस आउट करने के लिए पुलिस हमारे उन ऑफिस से, उन अंजुमन है ताजरान के उन कंट्रोल रूम से वो रिकॉर्ड लेती है। तो ये हम अपने तौर पर करते हैं, हम इंतजामिया का हाथ बटाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये पुलिस को भी ताजरों से मामलात में थोड़ा सा ताउन करना चाहिए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। हम जिस गार्ड को हम रखते हैं, आपने देखा कि मैंने चीफ मिनिस्टर साहब जो थे माजी में और वज़ीर दाखिला साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है यहाँ लोकली कोई जो हमारी इन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को रेगुलेट करे। तो ऐसे लोग हैं जिनको जो गोलगप्पे बेचता है, मूंगफली बेचता है, उसको वर्दी पहनाकर उसको वेपन दे दिया गया और खड़ा कर दिया, उसको असला चलाना ही नहीं आता और हम उसको तनख्वाह दे रहे हैं। जब कोई वकूआ हो जाए तो हमारी मार्केटों में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वो गार्ड को उन्होंने बांध दिया है, डाकुओं ने या सतू पिलर से बांध दिया या उसकी चारपाई पे जिस पे वो लेटता सोता है उसमें बांध के चले गए और डकैती करके चले गए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की है उसकी तरफ भी तवज्जो दे और हमसे इंटरेक्शन में रहे। लेकिन उनकी अपनी उड़ान है, वो क्या करती है हमारी इंतज़ामिया और पुलिस, जो बासर लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो उनकी सपोर्ट करते हैं, जो उनके यहाँ रहने में और टिकने में उनको सपोर्ट करते हैं ओपनली और स्ट्रांगली, उनके काम वो कर देते हैं। लेकिन आम आदमी और आम ताजिर इस वक्त बेचारा ख्वार हो रहा, थानों में कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछता नहीं है किसी आम आदमी को, गरीब आदमी को या तो ताल्लुक़ हो या फिर उसका ताल्लुक़ कायदे आज़म से हो तो उसका काम हो जाता है और किसी का नहीं होता। अच्छा खालिद साहब, काफ़ी बड़े मसाइल के अपनी तरफ से उसका जो है वो जिक्र किया। अहमद खान साहब हमारे साथ होते हैं, रिपोर्टर हैं रोही टीवी के, वो हमें बड़ा एक्सटेंसिवली बता रहे थे एक ताला तोड़ ग्रुप जो है वो बड़ा हुआ है, वो रात को छतों से फलांग के जो है वो डकैतियाँ हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। दूसरा वो ये आपने बात की कि गार्ड्स की ट्रेनिंग जो है वो नहीं है। गार्ड्स की ट्रेनिंग तो कराई गई थी, पिछले दिनों ट्रेन किया था पुलिस ने खुद जो है वो। इस हवाले से ज़रा कॉमेंट कीजिएगा, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ताजिर बरादरी को जो सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं, उनके जो है वो क्या मसाइल हैं, किस तरह जो उनका हल निकाला जा रहा है। खालिद साहब ने बताया कि हमारा एक ताजिर बरादरी ने एक जो है इनिशिएटिव लिया है कि हम अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, हम खुद जो है हमारे जो है वो सिक्योरिटी कैमराज लगे हैं उसको चेक करते हैं, लेकिन हमें जो है वो जो इंतज़ामिया उसकी मदद भी दरकार है ताकि वो हमारी हेल्प करे। जनाब हमारे साथ अहमद खान साहब होते हैं मॉर्निंग शो में, अक्सर औकात अपनी जो है वो इसको क्राइम को कवर करते हैं, उनकी बीट है। वो बता रहे थे कि कोई ताला तोड़ ग्रुप जो है वो बड़ा सरगर्म है, वो आपके रात को जो है वो डकैतियाँ हो रही हैं, ऊपर छतों से जो है वो चोरी कर ली जाती है। दूसरा वो आपने जो ट्रेनिंग की बात की कि हमारे यहाँ ट्रेंड जो है वो गार्ड्स नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे कि पुलिस ने जो है वो कुछ अर्सा पहले ट्रेनिंग करवाई थी गार्ड्स की और दोबारा एक और प्रोग्राम भी लॉन्च किया जा रहा है कि जो ताजिद बरादरी के जो गार्ड्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। तो ज़रा इन दोनों बातों पर ज़रा बताइए। मैं समझता हूँ ग्राउंड रियलिटी इसके एडवर्स है। ओके, बिल्कुल। जितने भी हमने अपनी मार्केटों में रखे हुए, यहाँ तक हुआ है कि हम सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने एक गार्ड खड़ा किया हुआ है किसी फ्रेंचाइज पर और वही हमारी मार्केट का गार्ड भी है। हमें खुफिया तौर पर मालूम हुआ कि फ्रेंचाइज से भी तनख्वाह ले रहा है और हमसे भी ले रहा है। ओके। तो फिर हम उनको देखते हैं, एसरटेन करते हैं, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और उनको ट्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं है। फॉर्मल अगर ट्रेनिंग शायद चंद लोगों की करा दी गई हो, लेकिन उनके पास उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेरा अपनी मार्केट का जो गार्ड था उनसे मैंने वो पिस्टल लिया और मैंने SHO साहब को रिक्वेस्ट की, बुलवाया। उन्होंने जब देखा तो उनके पिस्टल में से वो जंग लगा हुआ था उनकी बुलेट्स में, और उनसे बात की। उन्होंने उनको आते नहीं था, असले चलाना नहीं आता था। तो ये जो जनरल मैं आप बात कर रहा हूँ वो ये, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग जो गार्ड्स हैं वो ट्रेन नहीं है, वो सेहतमंद नहीं है, जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं है। हमें अलर्ट गार्ड चाहिए और उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्टिव हो, और शायद वो लाहौर में उनका कोई ऑफिस होगा, लेकिन यहाँ मुल्तान की हद तक तो कमिश्नर साहब और DC साहब के लेवल पर कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जहाँ हम इनको रेगुलेट कर सकें।
दीगर जो आपके मसाइल हैं ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से, क्या वो सहूलियात आपको कुछ मिल रही हैं? कुछ जी बिल्कुल नहीं मिल रही, हमें बिल्कुल नहीं मिल रही। मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि जितने भी अफसरान हैं ये उनकी खुशनुदी में लगे रहते हैं, जो इनकी सपोर्ट में, जो इनके पुश्तिमान हैं। चंद लोग हैं, उनमें सियासतदान भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, सिर्फ उनके अहकामात पर अमल करके तो ये अपनी अपनी नौकरी पक्की करते हैं और अपना वक्त यहाँ गुजार रहे हैं। लेकिन आम आदमी अगर साइल के तौर पे खालिद कुरैशी चला जाए तो न कमिश्नर साहब उसके ऑर्डर पर कोई काम होता है। अब वासा का देख लीजिए, इस वक्त मुल्तान में जो बड़े मसाइल हैं, संगीन मसाइल, वासा का बहुत बड़ा उसमें मसला है। शामिल है। बिल्कुल। इस वक्त पूरा शहर डूबा हुआ है। इस वक्त पूरी गलियों में आप चले जाएं, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो पूरी गली नाला बनी हुई है। मैंने कमिश्नर साहब को तहरीर दरख्वास्त दी, हर चौथे कमिश्नर साहब हैं जो मुल्तान में मौजूदा, हालांकि बड़ी अच्छी रेप्यूट के हैं, आमिर करीम खान साहब बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा काम भी हो रहे हैं शहर में, नज़र बहुत आ रहा अच्छे है, लेकिन हाई वासा का लेवल बहुत पर बड़ा बड़े मसला काम हो रहे हैं। है। बिल्कुल। वो कर रहे हैं जो ऐसे काम है विजिबल, यकीनन मुल्तान शहर में चेंज नज़र आ रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ऊपर से जो सिलसिला है, ये उसका असरात हैं कि इस वक्त विजिबल चेंज नज़र आ रहा है। सड़कें भी साफ़ सुथरी नज़र आती हैं पहले की निस्बत, यकीनन मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन अभी आम आदमी की जो पुरसान हाल कोई नहीं है। कहीं एक वासा को जब भी आप जाएं, कोई दरख्वास्त दें, वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो फंड्स का रो रहे होते हैं और वो टैक्सी इतने लगाते हैं। अब होता क्या है, बड़ी हौच पौच सूरत हाल है। जिन गलियों में घरों में नोटिस दे देते हैं, ये अपना बिल वासा वाले भेज देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारी गली के सामने तो पानी कई दहाइयों से खड़ा है, सीवरेज का पानी, तो हम कैसे फीस दे दें, कैसे माहाना दे दें? ये एक बड़ा सवाल है जो एमडी साहब नए तशरीफ़ लाए हैं मुल्तान में, फैसल मुश्ताक साहब। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा आपके तवस्सुत से कि कोई अपने जो आपके एसडीओ साहिबान हैं उनकी ड्यूटी लगा दीजिए कि जिस इलाके में ज़्यादा संगीन मसाइल हैं और ज़्यादा ख़र्चा नहीं है तो वहाँ क्रॉस लगा दिए जाएँ। कितनी जगह ऐसी मुल्तान में मैं बता सकता हूँ जहाँ सिर्फ एक क्रॉस की ज़रूरत है छोटे से, और ये पूरा सिस्टम आपने देखा कि क्राउन फेलियर्स हो जाते हैं। बिल्कुल। ये कितनी बदउनवानी की बात है, कितनी करप्शन है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसको काला पानी बना दिया गया वासा को। जितने भी इधर उधर से साइडों के महकमों के और ब्रांचेस के जो करप्ट लोग हैं उनको सज़ा के तौर पे वासा भेज देते हैं, तो यहाँ इनका इकट्ठ हो गया है। तो ये इनसे शायद संभल नहीं रहा मुल्तान। वासा को वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि मुल्तान में वासा के संगीन मसाइल और ट्रैफिक के इशूज़ बहुत मेन मसाइल हैं, इन पर खसूसी तवज्जो जनाब, दी जाए। हमारे पास आखिरी 30 सेकंड है। मैं चाहूँगा आपका कोई पैगाम हो इंतज़ामिया के लिए, आम जनरल आवाम के लिए। जैसे आप बात कर रहे थे कि हमने कानून पर अमल करना है, तो ज़रा जो हमारी पूरी गुफ्तगू है उसको समराइज़ करके आपके जो भी पैगाम हो प्लीज़ दे दीजिएगा। आखिरी बिल्कुल 30 सेकंड हमारे पास है। देखिए, हमने सबसे पहले तो ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन पुलिस से रहता है। मेरी गुजारिश है कि आईजी पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से कि पुलिस की जो सीसीडी के अलावा जो हमारी ज़िले पुलिस है उसको सर्जरी करने की ज़रूरत है। जब तक उसको नहीं ठीक किया जाएगा मामला ठीक नहीं होंगे। क्योंकि पहला दरवाज़ा इंसाफ का हमारी पुलिस है। सबसे पहले मैं 15 करके पुलिस को पुकारता हूँ। बिल्कुल। तो अगर पुलिस ही कानून पर अमल नहीं करेगी तो मुझसे वो कानून की पाबंदी की क्या तवक्को करेगी। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने बड़ा इन डिटेल जो है वो ताजिर के मसाइल पर गुफ्तगू की, ये भी जाना कि आप इस वक्त क्या इक़दाम उठा रहे हैं और आपके क्या मसाइल हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके मसाइल जो हैं वो जल्द अज जल्द हल कर दिए जाएंगे। छोटे तो ताजरान के मसाइल हैं वो हल कर दिए जाएंगे। फराज रमज़ान, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जो है वो हमें ग्राउंड रियलिटी से आगाह करते हैं। आप एक वो रिपोर्टर हैं जो बिल्कुल आवाम की, जिस पर कहते हैं ना नफ्स पे हाथ होता है, आपका वो है। आप हमेशा हमें इन डिटेल जो है वो डिस्कशन होती है, हमें बताते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ताजिर हज़रात के मसाइल पर। इन जनरल जो है वो उनको क्या मसाइल हैं, उसके क्या हल निकाला जा रहा है और इंतज़ामिया और पुलिस से उनके क्या मुतालबात हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जो है वो आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमने बात करनी है ब्लड के डिजीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पर ब्लड कैंसर जैसी मोहलक बीमारी जो है वो क्या है, किस तरह होती है और इन जनरल ब्लड की जो डिजीज़ हैं वो किस तरह होती हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज़ मसूद साहब, जो कि एक्स वाइस चांसलर है निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के, ऑनकोलॉजिस्ट हैं। इनसे ज़रा तफसीलन जानते हैं कि ये हमें बड़ा आसान अल्फाज में समझाएँ कि व्हाट इज़ ब्लड की बीमारियां किस तरह होती हैं और फिर ये जो मोहलक बीमारी हैं वो क्यों हो जाती हैं, उनके असबाब क्या हैं और इनका क्योर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी।
सर आज हमने बड़ा अहम मौजू पे गुफ्तगू करनी है, लोगों को बड़े मसाइल होते हैं। हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि स्टेज 3 या 4 पे जाके हमें पता चलता है कि हमारे पास हमें कैंसर हो चुका है। मैं ज़रा बुनियादी आगाज़ करूँगा बुनियादी चीज़ों से। ब्लड को ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे, ब्लड क्या है, उसकी सर्कुलेशन क्या होती है, ताकि फिर हम जो है उसकी बीमारियों की तरफ चल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ब्लड का रोल हमारे जिस्म में एक पानी का है, जो दुनिया में जिस तरह दुनिया के बारे में कहा जाता है 2/3 पानी है, इसी तरह हमारे जिस्म में 2/3 पानी है और इसका मेजर जो है वो ब्लड है। ब्लड जिस तरह दरियाओं में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, खाद वगैरह आती है, सब चीज़ आती है जो फिर खेतों में समुंदर से दरियाओं से नहरों में, नहरों से खाल में और फिर उसके बाद खेतों में चल जाती है और वो वहाँ पे उन्हें उनकी न्यूट्रिशन देती है। इसी तरह हमारे जिस्म में हार्ट पंप करता है, फिर वो आर्टरीज से आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज में जाके टिश्यूज़ में जाता है और उन्हें खुराक प्रोवाइड करता है। और इस तरह इनके अंदर हमारे जिस्म में जहाँ जहाँ चीज़ें चाहिए ब्लड वहाँ जाता है और वहाँ पे ना सिर्फ खुराक बल्कि हमारी ऑक्सीजन और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो वहाँ पहुँचती हैं। उसके मुख्तलिफ ज़राए हैं, खून के खुलिए हैं, रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनके मुख्तलिफ किरदार हैं, वो सारे काम करते। फिर इसके बाद बीमारियां भी ब्लड में चलती हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो ब्लड में जाते हैं और मुख्तलिफ जगह जाते हैं। इसी तरह हर चीज़ की कंसनट्रेशन, जिस तरह हमारा पानी भी मुख्तलिफ किस्म का है, गटर का पानी भी है मगर वो गंदा है और साफ़ पानी भी है, तो हमारे जिस्म में जब गैर ज़रूरी अज्जा आ जाएंगे तो वो बीमारियां कर देंगे। अगर वो कम रहेंगे और नहीं होंगे तो हमारी कुव्वत मुदाफ़त उसे कवर कर लेगी और हम उससे बच जाएंगे। ये ब्लड का रोल है और ब्लड का किरदार है। सर जी, इसी तरह जो ब्लड प्रेशर है जी, वो भी हमारे खून की जो रफ्तार है, मूवमेंट है, उसे मॉनिटर करता है कि हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल रहे। वो प्रेशर होता है जो हमें बताता है। अगर ये ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा, उसके नुकसान आते हैं, दिल पे भी नुकसान आते हैं, हर चीज़ पे नुकसान आता है। तो ये जो प्रेशर है वो ब्लड ही मेंटेन करता है। तो बेसिक चीज़ हमारे जिस्म में ब्लड है जो सब कुछ करती है। ओके सर, आपने बड़ा आसान अल्फाज में समझा दिया कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होती है और ब्लड जो है वो क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एक बात की जाती है कि ब्लड कैंसर जो है वो मोहलिक मर्ज़ है। पहले ज़रा हमारे नाज़रीन को बड़ा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि ब्लड कैंसर होता क्यों है, क्या बीमारी है, और ताकि आसान अल्फाज में समझ आ सके। उसके बाद फिर हम इसके क्योर की तरफ भी आगे चलेंगे। हमारे जिस्म में बेसिकली जो खून है ना, ये बनता है हमारे हड्डियों के अंदर। एक चीज़ होती है बोन मैरो, गुद्दा जिसे कहते हैं, वहाँ बनता है। अब बोन मैरो जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाती हैं। अब जो रेड ब्लड सेल है, लाल खुलिए जी, उनका काम होता है कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई करें और सारा जी चले। अब इनकी लाइफ होती है 120 साल, 120 दिन जी, 120 दिन। अब 120 दिन बाद वो रिप्लेस होते रहते हैं और बोन मैरो उन्हें बनाती रहती है। इसी तरह हमारे सफ़ेद खुलिए, उनके भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेजोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, मोनोसाइट हैं, लिम्फोसाइट। अब इनकी भी मुख्तलिफ लाइफ होती है। अब इनमें से कुछ हैं जो 6 घंटे के लिए ब्लड में रहते हैं, उसके बाद टिश्यू में चल जाते हैं। ये सब चीज़ें, उनका रोल क्या होता है? हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़त देना। ठीक है, हम कुव्वत मुदाफ़त उन्हीं की वजह से है। हम इन्फेक्शन पे कंट्रोल करते हैं, हम हेल्दी फिरते हैं, उनकी वजह से फिरते हैं। अगर वो हेल्दी हैं तो ठीक रहेगा। अब WBCs अगर हेल्दी हैं तो अब ठीक रहेंगे, वाइट ब्लड सेल्स। जी, अब इन सब चीज़ों को बनने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए, जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, उनमें आती है। अब अगर वाइट सेल्स, उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी हो जाए कुछ केमिकल्स की वजह से, हमारे माहौल में केमिकल्स हैं, हम वो इनहेल कर रहे हैं। हमारे इलाके में जनूबी पंजाब में, क्योंकि ये फर्टाइल इलाका है, एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का बहुत इस्तेमाल है जी। अब वो केमिकल्स हम जो हमारे स्टोर करते हैं, एक ही कमरे में अनाज पड़ा होता है, उसी कमरे में फर्टिलाइज़र होता है, उसी कमरे में पेस्टिसाइड आता है। एक उनका मुजारा आता है, वो कंटेनर में वो
पेस्टिसाइड डालता है और जाके स्प्रे करना शुरू कर, उसके फ्यूम्स उड़ के हमारे अनाज पे गिरते हैं और वही हम अनाज खा जाते हैं पिसवा के। ओके। अब वो जो केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में जाके इफेक्ट करते हैं और वो हमारे सफ़ेद खुलियों को भी ख़राब करते हैं। ओके। जब उनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएं, हमारे अंदर अगर कुव्वत मुदाफ़ियत होगी तो हम उन खुलियों पे जो एबनॉर्मल हैं उन पे काबू पा लेंगे और हम हेल्दी रहेंगे। मगर अगर हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं और हम उस पर काबू नहीं पा सकते उन एबनॉर्मेलिटीज़ पे, तो फिर हमें बीमारियां हो जाएंगी और उनमें एक बीमारी ब्लड कैंसर भी है। उसकी फर्दर आगे बहुत सी टाइप्स है, मगर जनरली आपके लिए है कि वो ब्लड कैंसर हो जाएगा। ओके। फिर उस ब्लड कैंसर की वजह से हमें नहीं पता चलेगा कब हुआ है, मगर सिम्टम्स आ जाएंगे। और सिम्टम्स क्या हैं? पेशेंट को कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी, बुखार होना शुरू हो जाएगा। क्यों? उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त नहीं रहेगी। जब कुव्वत मुदाफ़त नहीं रहेगी तो फिर वो हावी हो जाएगा और हम एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू करें। हमारे अंदर ताकत नहीं रहेगी, कोई भी जरासीम आज के हम पे अटैक कर सकते हैं, बैक्टीरिया कोई भी, और हमें बुखार रहेगा। तो उस बुखार की वजह से फिर हमें कुछ अंदेशा होना शुरू होगा, फिर हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उससे पता चलेगा। अच्छा सर, ये जब आपने वीकनेस की बात की तो वो वीकनेस, विजिबल वीकनेस की आप बात करें या जो वो आप इन जनरल जो हमारे इम्यून सिस्टम की वीकनेस की बात करें उसकी बात करें? नहीं, पहले तो इम्यून सिस्टम की होगी, ओके। मगर वो जब बिगड़ेगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जनरल बॉडी वीकनेस, क्योंकि आम आदमी तो हम टेस्ट भी नहीं करवाते ना, हमें तब पता चलता है जब हम पे असरात शुरू हो। बिल्कुल, सिम्टम्स जब स्टार्ट होंगे जी, तो हम उन असरात का इंतजार करते हैं। जब असरात होते हैं तो फिर हम उस पर। एज अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस करेंगे कि ये जो आप जनरल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं किस टाइम पे करा लेनी चाहिए, किस तरह के टेस्ट जो हैं वो, ताकि इन बीमारियों का तो हमें पहले पता चल जाए? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक लेटर स्टेजेस पे जाके हमें कैंसर का पता चलता है और फिर हम जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं। देखिए, मैं रिपीटेडली यहाँ भी आके कह चुका हूँ कि हम नई गाड़ी खरीदते हैं, हमें एक मैनुअल मिलता है जी। उसमें लिखा होता है जी इतने अरसे बाद मोबिल ऑयल चेंज करना है, इतने अरसे बाद फिल्टर चेंज करना है, इतने। मगर जब हम पैदा होते हैं ना, हमें मैनुअल नहीं मिलता, हमें नहीं पता होता हमने क्या करना है। सो एक जनरल फार्मूला है कि, और हम गवर्नमेंट सर्वेंट से होते हैं, हमारी ACR नहीं लिखी जाती अगर हम दिसंबर में अपने तमाम टेस्ट ना करवाएं और अपनी फिटनेस ना शो करें। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये चीज़ नहीं हो रही। हमें साल में एक बार अपने ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड, कंप्लीट यूरिन, अपना अल्ट्रासाउंड पेट का और छाती का एक्सरे ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर क्या हो रहा है हमें पता तो हो। हम अनजाने में मारे जाते हैं और हम इस तसव्वुर में बैठे होते हैं कि जी ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ नॉट वेल। सर, ये टेस्ट जो हैं वो क्या एक्सपेंसिव हैं? क्या आम आवाम जो है वो करा सकती है? क्या गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है आपके ब्लड टेस्ट कराने में? देखिए, ब्लड टेस्ट करवाना हो, जनरल टेस्ट करवाना हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री भी हो जाते हैं। ओके। वैसे बहुत से इदारे ऐसे हैं जो डिस्काउंट पे कर रहे हैं, बहुत सी इदारे हैं जिस पे कम हो जाता है, और मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा इन पे सरकारी अस्पताल जाके 1000 के करीब 1000-1500 खर्चा होगा। और उस खर्चे को आप इस तरह डिवाइड कर लें, ये आज के दौर में तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो आप ये इस तरह कर सकते हैं कि एक माह अपना करवा लिया, अगले माह बेगम का करवा लिया, उससे अगले माह एक माह में ये कर लें, ताकि फिक्स कर दें जनवरी में किसका आना है, फरवरी में किसका, मार्च का इसका। तो इतना तो बंदा कर लेता है। बिल्कुल, 1000-2000 जो है वो अपनी सेहत पे लगाना जो है वो। सर, हम 10-10 हज़ार होटलों में जाए खाने पे लगा दें। बिल्कुल सर, आजकल तो आप शाम को हमारे यहाँ तो 12 बजे जो ऑर्डर आ रहा होता है वही 2000 से ऊपर का होता है, तो 1000 पे अपनी सेहत पे लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। अच्छा सर, हमने अब ये डिफ़ाइन कर लिया कि कैंसर है क्या, किस तरह होता है। अब ज़रा इसके जो आपने बताया था कि इसकी टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, उसके ऊपर चलते हैं कि वो उनको ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या टाइप्स हैं ब्लड कैंसर की अगर हम बात करें तो। देखिए, ब्लड कैंसर में खून की कुछ हैं कैंसर, ओके। कुछ ऐसे हैं जिन्हें लिम्फोमा कहते हैं, ओके। इसे ल्यूकीमिया कहते हैं ब्लड कैंसर को, लिम्फोमा। हमारी गुठलियाँ होती हैं, लिम्फ नोड्स जिन्हें कहते हैं, जिसम में मुख्तलिफ जगह पे होती हैं। ये जो टिश्यू में ब्लड के हिस्सा जाता है वो सारा ड्रेन थ्रू ब्लड नहीं होता, कुछ चीज़ें, हमारा एक और सिस्टम होता है जिसे लिम्फ कहते हैं, उसके थ्रू जाता है। तो लिम्फ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इन्फेक्शन को भी, वो लिम्फ नोड्स हैं वो ब्लॉक करके उस पर अटैक करके उसे ख़त्म करती हैं। मगर अगर उस पर ना अटैक ख़त्म हो सके तो फिर बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो एक लिम्फोमा है
लिम्फोमा की फर्दर टाइप्स हैं, नॉन हॉजकिन, हॉजकिन। एक आ जाएं आप जिसके अंदर ल्यूकीमियाज हैं, उसके अंदर एक्यूट ल्यूकीमियाज हैं, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज हैं। तो इनमें कुछ ऐसे हैं जो इनके काबिल इलाज हैं, कुछ अगर प्रॉपर टाइम पे इलाज हो जाए तो 100% इलाज है। तो वेरिएबल है हर एक चीज़ की। सर मैं एक बात कर रहा था, जैसे मैंने बात की कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली स्टेज 3 या स्टेज 4 पे पता चलता है। क्या ये हमारे यहाँ ही ये मसाइल हैं? क्या वाकई ये मसला है या ये गलत उलाम चीज़ है? क्या वाकई पहले पता चल जाता है, तशख़ीस पहले भी हो जाती है? हमारे यहाँ ये मसला है या इन जनरली वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है कि कैंसर बाद में ही आपको पता चलता है जब वो मुहलक हो चुका होता है? देखिए, यूजुअली हम इग्नोर करते हैं। ओके। इग्नोर, कुछ लोग कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, मगर इग्नोरेंस इज नॉट ब्लेसिंग ऑलवेज। हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई तकलीफ आई है तो उसे फौरी तौर पे उसकी तशखीस करवानी चाहिए। हम उस तरफ नहीं जाते। दुनिया भर में जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो लोग गाहे बगाहे अपने टेस्ट करवाते हैं। जो बड़ी कंपनी हैं वो लोगों से, अपने एम्प्लॉय से कहती हैं आपने टेस्ट करवाएं, कोई तकलीफ हो तो फौरी उसका इलाज करवाएं। मगर वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो इग्नोर करते हैं। मगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत बुरा हाल है। उसके नतीजे में यहाँ पे लोग जो हैं अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, होगा तो देखा जाएगा। वो प्रॉब्लम गलत है। अब देखिए, मैं कोई चीज़ भी, अगर ये टेबल भी थोड़ा सा शीशा टूटे तो आप रिपेयर करवाए, ना हो तो फिर आपको टेबल चेंज करनी पड़ेगी। इसी तरह मगर इंसानी ज़िंदगी जो है वो वापस नहीं आती, वो एक ही मौका ज़िंदगी है। तो इसलिए हमारे मुआशरे में थोड़ा ज़्यादा है। और फिर हम लोग अपने कपड़ों पे, अपने खाने पे खर्चा कर देंगे, हेल्थ पे नहीं करते। बिल्कुल। और ये सिर्फ हम लोग नहीं, गवर्नमेंट को भी देख लें। हेल्थ और एजुकेशन पे कुछ नहीं है। जो मेजर फैक्टर है हमारी कम्युनिटी का, जिसके लिए गरीब आदमी को सहूलत होनी, उस पर तवज्जो नहीं है, दूसरी चीज़ों पे। अगर हम उन पे दें तो बहुत सी चीज़ें। आपने कहा कि अर्ली साइंस को जो है वो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोरेंस इज़ नॉट ब्लिस ऑलवेज। तो वो जो अर्ली सिम्टम्स आपने बताए कि वीकनेस हो रही है, आपको जो है वो बॉडी वेट जो आपका गिर रहा है, उसको जो है आपने इग्नोर नहीं करना। सर इस पे सिम्टम्स हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के हवाले से, ब्लड कैंसर के हवाले से। हमने बड़ा जो है वो बुनियाद एक अपनी हमने सेट कर ली थी। ब्लड के सर्कुलेशन की हमने बात की कि किस तरह होता है, कॉजेज़, सिम्टम्स। अब ज़रा हर चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। हम ज़रा कॉजेज़ पे और सिम्टम्स पे ज़रा तफसीलन जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जैसे आपने बताया कि हमारे कुछ डाइटरी चेंजेस की वजह से, डाइट की वजह से जो है वो ये ब्लड कैंसर आपको हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र की आपने एक एग्जांपल दी। किस तरह की चीज़ों की वजह से जो है ये ब्लड कैंसर जो है वो कॉज करता है? क्या इसमें जेनेटिक्स भी अपना जो है वो रोल जो है वो प्ले करता है? देखिए, हर केस में जेनेटिक्स का रोल नहीं है। ओके। केमिकल्स का रोल है। मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो हमारे, अब देखें ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है मुल्तान में जी। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री जब 60s में बनी थी, ये शहर से बाहर थी जी। और इसका मकसद ये था कि इसके फ्यूम्स वगैरह ना आएँ और इसके मुज़िर असरात हमारे जिस्मों पे या अवाम पे ना आए। मगर अब देखें कि अब सारा इलाका वहाँ तक आबादी हो गई है, वो अब शहर का हिस्सा बन गया है। केमिकल्स आ रहे हैं और केमिकल्स हम पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो केमिकल्स का मेजर रोल है जो हम पे करता है। फिर मुआशरे में देख लें या सड़कों पे देख लें, इतना डीजल का धुआं और सब चीज़ें हैं, वो भी हम पे असरानंदाज हो रहे हैं। फिर हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं। तो ब्लड कैंसर, लिम्फोमास, ल्यूकीमियास, मल्टीपल माइलोमास, ये सारे इस इलाके में, जनूबी पंजाब में इनका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे कैंसर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के हैं और ये जो है इलाका, इसमें ब्लड कैंसर काफ़ी कॉमन है। फिर ये वो हमारा लाइफस्टाइल है। हम लाइफस्टाइल में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। हमारे यहाँ देखें, मुल्तान में रंग का काम बहुत है, छापागरी का काम बहुत है, उसके केमिकल्स का इफ़ेक्ट होता है, उन पे भी असरात हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं और वो इनका वजह से जो है वो ब्लड कैंसर होता है।
सिम्टम्स की बात जहाँ पे है मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। मरीज़ वीक होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर फटीग होती है, थकावट महसूस करता है, बुखार रहता है, पेल हो जाता है, ओके, उसका रंग पिलाहट पे चला जी। जाता है। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ उसका कुछ करने को दिल नहीं चाहता हम्म, और वो उकताया सा होता है। और उसके बाद उसकी जो जनरल बॉडी है वो उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं होती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है और वो चल फिर भी नहीं सकता। ठीक है। तो इस किस्म के मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं जो बॉडी में आते हैं। फिर उसके बाद हम इन सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। यूजली ये पेशेंट पहले जीपीस के पास जाता है, आम डॉक्टर यही के पूछना पास। चाह रहा था कि अब हमने जब ये सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये तो किसी भी बीमारी के हो सकते हैं, जी। तो एक डॉक्टर ने ही तशखीस करनी है, जी हाँ। बजाय इसके कि ओवर द काउंटर हम दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। तो पहले ये जीपी के पास जाता है, जीपी उसे पहले ट्रीट करता है। तो मेरा जीपी जनरल फिजिशियन, जनरल जी, जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर, तो हम लोग, मैं ये समझता हूँ कि एक खांसी है, जी, खांसी में भी ये सिम्टम हो सकते हैं। तो हमें अगर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बावजूद 1 माह तक ठीक ना हो तो फिर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ओके, कि ये क्या वजह है कि ये ठीक नहीं हो रहा। इसकी वजूहात देखनी चाहिए और सब कुछ देख के फिर उसके बाद इलाज करना चाहिए। उसके बाद फिर जो है हमने ये जो है वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि अब आपने किस डॉक्टर के पास इलाज, जी किस हाँ। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना है। जी। खुद हमने जो है ये फैसले नहीं करने। जनाब, जब हम बात कर रहे हैं टेस्ट की, तो एक कहा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की ब्लड लाइन में ये चलता हुआ आ रहा है, जेनेटिकली अगर किसी की फैमिली में ये हमें आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए। तो क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं कि हम करवा लें और हमें पहले से पता चल जाए कि यार मैंने जो है वो अपना ख्याल रखना है? इंटरनेशनली या नेशनली हमारे यहाँ कुछ ऐसे टेस्ट हैं? देखिए, मुख्तलिफ ब्लड के लिए जो रेगुलर मैन टेस्ट का है वो टेस्ट करवाएं। ओके। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हैं, ब्लड कैंसर भी मुख्तलिफ हैं जी। अब कुछ कैंसर हैं जिनके लिए टेस्ट है, BCR ABL जैसे कहते हैं, JAK2 है, वो करवाते, वो डायग्नोस्टिक है कि ये कैंसर है। मगर एज सच हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कौन सा कैंसर होगा और क्या होगा। मगर स्टिल अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो सकता है। अगर अर्ली है तो उसके बाद उसका क्योर भी हो सकता है। ठीक है। क्योर की हम बात कर रहे हैं, तो अब जब टेस्ट कराने जाएंगे तो लोग बड़ा डरते हैं जब उनको पता चलता है कि हमारे यहाँ हमें जो है वो हो सकता है कि खुदा न खास्ता कैंसर हो, तो वो पहले ही हिम्मत हारना शुरू कर देते हैं। तो ज़रा वो भी लोगों को मोटिवेट कीजिएगा कि इसका इलाज भी किया जा सकता है अगर आपको जल्दी हमें तशख़ीस कर ली है। नंबर 2 ये बताइएगा कि जब वो टेस्ट कराने जाएंगे तो किस तरह के अब उन्होंने टेस्ट कराने हैं? क्या उनमें पेन होता है या नहीं होता, या आम जिस तरह हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं उसी तरह हो जाएगा? इस माशरे में, इस दुनिया में डेथ का तो नहीं पता कब होनी है। बिल्कुल। आप गाड़ी में बैठते हैं, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्यों बैठते हैं? ना बैठे। उससे क्यों नहीं डरते? आप सड़क पे आ रहे हैं, रिक्शा आपको हिट करके मार सकता है, क्यों सड़क पे जाते हैं? जाते हैं ना, दुनिया में तो चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? और वाई कि ये कैंसर ही एक ऐसा है। देखें, हमारे यहाँ अगर हम जनरल देख लें तो कितने घर हैं जहाँ पे कैंसर है? बहुत कम। बिल्कुल। मगर ब्लड प्रेशर और शुगर हर घर में है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम तो, हमारा नंबर तो बढ़ रहा है शुगर के अमराज में। सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं जी। उससे क्यों नहीं डरते? और वो इतनी मूजी है कि कब्र तक आपको लेके जाते हैं, मगर कैंसर तो आपको नहीं लेके जाता। तो कैंसर तो एक ऐसा मर्ज है जो काबिल इलाज है जी। मगर अगर आप सोचें तो, करवाएं तो। हमें ज़रूरत इस बात की है कि लोगों में आगाही मुहिम चलें और लोगों को आगाह करें, ये काबिल इलाज है। हम वो आगाही मुहिम नहीं शुरू कर रहे। अगर वो शुरू हो जाए तो बहुत सी कैंसर बहुत जल्दी तशखीस हो जाए। हमें वो जज्बा नहीं है कि हमने तशखीस करवाना है। ठीक है, बिल्कुल। हम कहते हैं यार टेस्ट करवाएं, कुछ निकल आएगा। भी कुछ होगा तो निकलेगा, जब निकलेगा तो इलाज भी होगा। बिल्कुल। हम, आप ये क्यों कहते हैं कि ये नाकाबिल इलाज? वही आपकी पहली बात है ना कि लोगों के दिमाग में होता है, जहन में होता है, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, सो इट इज़ नॉट अ ब्लिस ऑलवेज। अच्छा, फिर जो इसके टेस्ट हैं, सिंपल टेस्ट हैं। आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड से ही कई दफ़ा उसके फर्दर टेस्ट होंगे। ओके। एक टेस्ट इसका है जिसे बोन मैरो बायोप्सी करवाते हैं, ताकि हमें पिन पॉइंट वहाँ से पता चले कौन सी टाइप है, क्या है। बोन मैरो बायोप्सी आपकी जो हिप बोन है यहाँ पे, इससे हम
मवाद निकालते हैं सुई से, जी। वो थोड़ा सा पेनफुल है, ओके। मगर इतना नहीं जितना उसका फ़ायदा है कि अगर वो जल्दी तशखीस हो जाए, होना तो है, तो जितना जल्दी हो जाएगा उतना उसका जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा और बंदा क्योर हो जाएगा। ओके। अच्छा, टेस्ट की हमने बात कर ली, हमने सिम्टम्स की बात कर ली, हमने अब लोगों को मोटिवेट करना है कि आपने इससे पहले कि हम क्योर की तरफ जाएं कि ये इलाज भी हो सकता है, आपकी प्रैक्टिस में क्या कोई ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन्होंने इसका जो है वो इलाज कराया और फिर जो है वो फ़ाइट करके उसको हरा दिया, कैंसर जैसे मर्ज़ को? बेशुमार, ओके। बेशुमार। हुँ। हमारे यहाँ ब्लड, ये जो कैंसर है, हम हर साल, मैं कैंसर सोसाइटी मुल्तान का प्रेसिडेंट हूँ, हम ओके। हर साल हुँ। सर्वाइवर मीटिंग करते हैं। हुँ। उस सर्वाइवर मीटिंग में उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने इसके फाइट करके नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, और उन्हीं से कहते हैं जनरल पब्लिक को बताएं कि आपको क्या फ़ायदे हुए, उससे हम सब कुछ कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे बेशुमार कैंसर के मरीज मुल्तान में हैं जो अलाइव हैं। अलाइव है। सर, इस पे हम सहर हासिल जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इसका हराया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब हम ज़रा अगली ब्रेक में नाज़रीन क्योर की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो इसका इलाज किया जा सकता है, ज़हनी तौर पर भी हमने जो है वो इसका किस तरह मुकाबला करना है। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या कैंसर क्या है, क्या किस तरह जो है वो इसका मुकाबला किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या इसका इलाज भी किया जा सकता है। इस पे तफसीलन हमने गुफ्तगू की। अब हमने क्योर पे बात करनी है। अपने मौजू पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फौजिया बतूल है और मैं कोटद्दू से बात कर रही हूँ। जी फौजिया साहिबा, सवाल अस्सलाम कीजिएगा। वालेकुम सर, मेरा नाम फौजिया बतूल है और मैं कोटद्दू से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिएगा फौजिया साहिबा। सर, मेरा ना हमल के दौरान ना दांतों से ना खून आता था और उसी दौरान ही मुझे शुगर भी हो गई थी और ब्लड प्रेशर का भी मसला था। तो मुझे इन डॉक्टर साहब से अगर कोई टेस्ट करवाने हो या इनसे मिलना हो तो इनका भी प्लीज बता दीजिए। और ये कभी कभी ना ऐसे मसूरों से बेतहाशा खून आने लगता है जब सो के उठती हूँ। तो शुगर का भी मसला है और बीपी का भी है और कभी कभी एक साइड पे आंख में भी दर्द होता है, रात सर में भी। ठीक हो गया, मैं आपका जवाब ले लेता हूँ। जी सर, आपने उनका पहली सुना? बात तो ये कोटद्दू से है, जी। वहाँ पे हॉस्पिटल में जाएं, THU हॉस्पिटल में, ओके। जनरल टेस्ट करवा लेंगे, जो डॉक्टर देखेगा वो जनरल टेस्ट करवा लेगा। अगर मुझे दिखाना हो तो मैं फातिमा मेडिकल सेंटर पे शाम को 4 बजे होता हूँ, ओके। आ जाएं, वहाँ दिखा दें। ठीक है। मगर ये अपने कोटद्दू THU हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाएं, वहाँ सब कुछ टेस्ट हो जाएंगे, वरना मैं हाजिर हूँ। ओके। जी साहिबा, आपने सुन लिया सर का जो है वो जवाब। आप पहले अपने जो है वो करीबी हॉस्पिटल से इलाज करें, अगर नहीं तो फिर सर तो ऑलवेज़ अवेलेबल हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमने 2 बर्थडे जो हैं वो विश करनी है। इरफान अज़ीज़ साहब हैं और इनके साथ हमज़ा तलत हैं जो कि हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ काम करते हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मे अल्लाह हेल्प यू इन ऑल योर एंडेवर्स, और आपके जो भी गोल्स हैं आप उसको जो है वो कामयाब अचीव करने में कामयाब हो। नाज़रीन, हम कैंसर पे बात कर रहे हैं, हमने बड़ी सहर हासिल हमारी गुफ्तगू हो रही है। इस पे बात करने से पहले हमारे साथ ज़ुहैब जो हैं वो हमारे रिपोर्टर रोही टीवी हमें वेदर के बारे में आगाह करेंगे कि इस वक्त जो है वो शहर में क्या सूरत हाल है वेदर के हवाले से। जी ज़ुहैब, ज़रा सूरत हाल बताइएगा, इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल मुल्तान के मौसम की बात करें तो इस वक्त काफ़ी खुशगवार मौसम जो है वो मुल्तान का देखने में आ रहा है। सूरज की हल्की हल्की किरणें जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, शहर में छाई हुई हैं और ठंडी हवा जो है वो चल रही है, जिससे मुल्तान का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है और मुल्तान इस मौसम को ख़ास तौर पर इंजॉय करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। इसी तनाजुर में महकमा मौसमियात की जानिब आ जाते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में और अब की सूरत हाल के मुताबिक मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा, सर्द रहेगा और जुज़वी तौर पर आबर आलूद भी रहेगा। दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है। जबकि हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो 79% जो हवा में जो नमी है वो रिकॉर्ड की गई है और उसके साथ साथ अगर हम
एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, जिसकी रोज़ाना की बुनियाद पर बात की जाती है, और ये भी आए रोज़ संगीन सूरत हाल जो है वो इख्तियार करती जा रही है। 373 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, और पाकिस्तान के फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है। गालिबन यह नंबर जो है वो आगे आ सकता है। हर घंटे के बाद सूरत हाल जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन है, फसलों की बाक़ियात है, ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला नाकिस धुआँ, और उसके साथ साथ इस तरह की और चीज़ें हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआँ फ़ज़ाई आलूदगी का सबब जो है वो बन रहा है। सांस लेने जैसी बीमारियों का में इजाफे का भी ख़दशा है। आइंदा 24 घंटों में मौसम मज़ीद तब्दील हो सकता है, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से कह रहे हैं। जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हो सकता है, और उसके साथ साथ जो स्मोक है वो भी बढ़ सकती है। तो शहरी जो एहतियाती तदबीर दिए जा रहे हैं तबी माहिरीन की जानिब से, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताहम आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है। जी जी ज़ुहैब, आज आपने तफ़सीलन आगाह किया हमें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वेदर की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शकील जो हैं वो मौजूद हैं, जो हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट से आगाह करेंगे। जी शकील, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की इस वक्त? जी, मैं इस वक्त मुल्तान की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, और सब्ज़ी और फलों की ताज़ा कीमतों के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता 2 माह में हमने देखा कि सब्ज़ मसाला जात बहुत ज़्यादा महंगे हुए। अब उनकी कीमतों में कुछ कमी तो आई है, लेकिन सरकारी और मार्केट की कीमतों का फ़र्क जो है वो ख़त्म नहीं हो सके, जिसकी वजह से मुल्तान के शहरियों को खुद साख्ता महंगाई की चक्की में पिसना पड़ रहा है। आज के अगर हम ताज़ा रेट्स की बात करें तो आम मार्केट में टमाटर 80, प्याज 160, जबकि सब्ज़ मिर्च 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह इन तीनों सब्जियों के सरकारी रेट्स की बात करें तो सरकारी नर्ख में टमाटर 68 रुपये मुकर्रर किया गया, और 12 रुपये ज़्यादा जो है वो मार्केट में इसका रेट फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 128 मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च 66 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। ये तीनों सब्जियों की कीमतें कम से कम जो है वो 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये तक मार्केट में ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। इसके साथ मार्केट में आलू 100, शिमला मिर्च 300, इसके साथ पालक 80 और गाजर 110 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हुई है। इनकी सब सरकारी कीमतों की बात करें तो वो भी इससे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती हैं, जिसमें बात की जाए आलू जो है वो 84 रुपये, शिमला मिर्च 260, जबकि पालक 30 और गाजर 86 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। जो मौसमी सब्जियां हैं जिसमें गाजर, मूली, शलजम जो हैं अभी इनकी कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन कम से कम 140 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 300 तक इसकी सरकारी कीमत भी मुकर्रर की गई है। जापानी फल 400 में फ़रोख्त हो रहा है, खजूर 600 में फ़रोख्त हो रही है, अमरूद 240 में फ़रोख्त किया जा रहा है, केले 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तियाब हैं। चिकन और अंडे की बात करें तो दोनों ही महंगे होने लगे हैं। चिकन जो है वो 490 तक पहुंच गया है, जबकि अंडे 344 रुपये फ़ी दर्जन हो गए हैं। जी शकील, बहुत शुक्रिया, आपने तफ़सीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। जैसे आपने बताया कि ग्राम फरोशी हो रही है, जो इंतज़ामिया की रेट लिस्ट हैं और जो मार्केट की रेट लिस्ट हैं उसमें काफ़ी जो है वो गैप है। उम्मीद करते हैं कि ये गैप जल्द अज जल्द जो है वो कम किया जाएगा, और जो एक्चुअल रेट्स हैं उस पर चीज़ें जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कैंसर के हवाले से, और हम लोग ने ये बताया कि इसका जो क्योर है वो किया जा सकता है, इसकी इलाज है वो। अच्छा, पहले इसकी जो हमारी सहूलियात हैं क्या गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद हैं? अगर क्योंकि काफ़ी महंगा इलाज होता है लोगों का, कैंसर का खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो पूरी फैमिली जो है वो फिर उससे सफ़र करती है। क्या कोई सहूलियात दी जा रही हैं इस हवाले से? मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हैं। इनमें एक किस्म है जिसे हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया कहते हैं। उसके लिए हम एक टेस्ट होता है BCR ABL, वो अगर टेस्ट करवाएं और पेशेंट पॉजिटिव हो तो उसके लिए दवा मौजूद है। मैं पिछले साल रिटायर हुआ हूँ, उस वक्त तक वो दवा मिल रही थी। अभी भी मैं भेजता हूँ तो अपने डिपार्टमेंट में वहाँ मिलती है। और वो दवा बेसिकली जो इमेटिनिब है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर मंथ है, और जो निलोटिनिब है वो 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ है। वो फ्री मिल रही है। और इस दवा का फ़ायदा ये है कि इससे ना पेशेंट नॉर्मल लाइफ में रहता है। मेरे पास बहुत से पेशेंट थे, तंदूर पे काम कर रहे थे, वो काम करते रहते हैं, दवाई खाते रहे तो सब कुछ ठीक है। कोई मोटर मैकेनिक था, जो भी हैं, धोबी थे, वो अपना काम करते रहे, नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। सर, अब आप बता रहे हैं कि सहूलियात मौजूद हैं, इस पर तफसील गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम तामा। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। के हवाले से जो आगाही होगी है, मोहम्मद शकूर खानी से बात कर रहा हूँ जी। जी शकूर साहब।
फैक्टर्स मैंने पूछे नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर थी, तो शी इज 10 months ओल्ड, उसको 2 or 3 months हुई जी, उसका ट्रीटमेंट जारी, उसका आइज में वो कैंसर का एलिमेंट हुआ जी, तो उसकी लेफ्ट साइड आइज पे बिल्कुल डैमेज हो गई। शकूर साहब, आपकी आवाज़ जो है वो ब्रेक हो रही है इस वक्त। अगर आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ जी, मैं रिपीट करता हूँ। मेरी ग्रैंड डॉटर जी, उसका कैंसर का इशू हुआ और आइज, लेफ्ट आइज पे, और उसकी नज़र बिल्कुल कमज़ोर हो गई, पता भी नहीं चल सका, तो उसका आगा खान हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या वो जो एक साइड से बीनाई बिल्कुल 0 पे चली गई है, तो कीमो उसका हो रहा है आगा खान हॉस्पिटल। एक तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो हम ये वेजिटेबल्स वगैरह और ये कहते हैं और स्प्रेस वगैरह, जिन शायद कोई ऐसे सिम्टम हो को, मेरी तरफ से हमारी फैमिली में कैंसर का कोई पेशेंट नहीं है, अम्मी बाबा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, और हमारी तरफ भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता। वो मेरे जो सन इन लॉ हैं वो पेशावर से बिलोंग करते हैं, तो ये क्या वो फूड जो है या वेजिटेबल्स वगैरह हैं जो उनके पेरेंट्स इस्तेमाल करते थे, जो कोई ऐसी चीज़ थी कि इतनी छोटी बच्ची को ये हुआ, अब ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब से ये पूछना है, एक तो उसकी समझ हमें नहीं आ रही क्या रीजन थी, और दूसरा उसका आई की जो लेफ्ट साइड डैमेज हुई है, तो क्या वो कीमो हो रहा है, इसके बाद किसी एज में जाके उसकी रिप्लेसमेंट होगी, या दुआ भी काइंडली कीजिएगा कि अल्लाह ताला जी, उसकी अल्लाह ताला नज़र शिफा अता लौटा फरमाए। दे। जी आमीन। जी शकूर साहब, मैं आपका जवाब लेता हूँ। सर, आपने डॉक्टर साहब अपने सवाल सुना, वो ये जानना चाह रहे हैं पहले तो क्या आई साइट वापस आ जाएगी, ये इलाज हो देखिए, जाएगा? बात यह है कि मैंने पेशेंट नहीं देखा जी। फिर ब्लड की कैंसर की टाइप क्या है ओके, वो नहीं पता, ओके। अब वो कितना डैमेज हुआ ये भी नहीं पता, तो ये इसका जवाब देना जब तक आप मरीज ना देखे मुमकिन नहीं है। ओके, ये वही बता सकते हैं जो इलाज कर रहे हैं, वो बता सकते हैं। और दूसरा उनका सवाल था कि व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ दिस। कॉज अगर पता चल जाए तो 100% क्योर हो जाए, पहली बात। मगर मैं एक सिंपल सी बात करता होता हूँ कि हमारे माशरे में ना, हम जिस चीज़ के पीछे पड़ते हैं वही खाते रहते हैं, बिल्कुल वही इस्तेमाल करते हैं। हम म्याना रवि हम में नहीं है। हम लोग अगर चिकन के पीछे पड़ गए हैं तो हमने 90% चिकन ही खाना है। बिल्कुल। अगर हम, हमारे दीन में जो कहा गया है कि म्याना रवि रखें, हर चीज़ खाएं जो हलाल है, जो हमें खानी चाहिए, तो बहुत सी बीमारियों से फ़र्क पड़ जाएगा। सर, इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के हवाले से, ब्लड कैंसर के हवाले से ख़ास तौर पर, और हमने ये जाना कि किस तरह जो है वो आप पे हमला होता है, कैंसर जो है वो उसके कॉज किस तरह होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका क्योर जो है वो किया जा सकता है, आपने बस हिम्मत करनी है। अब हम ज़रा इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि किस तरह जो है वो इसको ट्रीट किया जा सकता है, डाइटरी चेंजेस क्या क्या होने चाहिए, और किन मराहिल से जो है वो एक कैंसर पेशेंट जो है वो गुजरता है। सर, ज़रा स्टेजेस हमें समझाइएगा डॉक्टर साहब कि किस तरह जब एक किसी को डायग्नोसिस हो जाता है तो उसके बाद अब वो किन मराहिल से गुजरेगा एक पेशेंट। देखिए, पहले तो डायग्नोसिस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन है। जी। इन्वेस्टिगेशन जब कंफर्म हो जाए डायग्नोसिस, तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जी। अच्छा, यूजली हम कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ कैंसर हैं उनके मुख्तलिफ दवाई अद्वियात हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, CML एक ऐसा मर्ज़ है जिसे हम गोलियों से ट्रीट कर सकते हैं, दवाई से, उसके अंदर हमें कीमो करने की ज़रूरत है। मगर ALL है या AML है, उसके लिए हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। उस कीमोथेरेपी में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहले इंडक्शन है, जब पेशेंट इंडक्शन से क्लियर हो जाए फिर रिमिशन में जाता है। पोस्ट इंडक्शन थेरेपी है, फिर मेंटेनेंस थेरेपी है। तो ये एक प्रोसेस तकरीबन 1 साल का प्रोसेस है जिससे पेशेंट गुजरता है। इस दौरान उसे आइसोलेशन चाहिए, इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि कुव्वत मुदाफ़िअत उसकी कम हो जाती है, और उस इन्फेक्शन से बचने के लिए उसे आइसोलेशन चाहिए। जो मिलने जाए उसे भी अपने लिबास का भी ख़ास ख्याल रखें, किसी तरफ से भी जो ज़रिए बन सकते हैं इन्फेक्शन के, उससे बचना चाहिए। ओके। ये कई दफ़ा इसमें बंदा पेशेंट फेल हो जाता है, तो फिर हमें
बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाते हैं। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ऐसी है जिसके अंदर पेशेंट को परमानेंट आइसोलेशन चाहिए, एक कमरे में रखना चाहिए, उसके साथ और कोई ना हो, जो एक बंदा हो वो भी बाहर ना जाए, क्योंकि जब बाहर से हम अंदर जाते हैं पेशेंट के पास तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, हम इन्फेक्शन में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सिर्फ एक बात है कि इसके इलाज के दौरान हमने इन्फेक्शन से बचना है। ओके। वो मामूली सा इन्फेक्शन भी बिगड़ सकता है और आपको मरीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है जिसके अंदर हम बेसिक चीज़, क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, जो ब्लड के सेल्स हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ये एक बेसिक चीज़ स्टेम सेल्स होते हैं जहाँ से ये बनते हैं। तो कई दफ़ा हमें जब वो पता चल जाए तो फिर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसके लिए भी मुख्तलिफ, बट इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आइसोलेशन है। ओके। इन्फेक्शन कंट्रोल है, माउथ वॉश रेगुलर करें, जो सरिये हैं हमारे इन्फेक्शन के उससे बचना है। हमारे यहाँ हम लाख रोकते रहें लवाहिकीन को, वो आके हाथ मिलाना शुरू कर देंगे, प्यार कर, वो तो मोहब्बत में प्यार में करते हैं, मगर उन्हें ये एहसास नहीं होता कि इसका मरीज़ को कितना नुकसान है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम रोकते हैं कि जी हाथ नहीं मिलाना, तो हाथ नहीं मिलाएंगे, प्यार करना शुरू कर देंगे, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो हो गया और मरीज़ को इन्फेक्शन से ही बचाना है। फिर रेगुलर माउथ वॉश करें, टूथब्रश करें, साफ़ कपड़े पहने, इन्फेक्शन से बचाएं। सर हम लोग अवेयरनेस के लिए जब भी देखते हैं तो एक हेयर फॉल का हमें नज़र आता है कैंसर पेशेंट के अंदर, जब भी हम कोई हमें शॉर्ट फिल्म या कुछ इस तरह की जो भी हमें फुटेज मिलेगा तो वो उसके ज़रा बताइए क्या ये ट्रीटमेंट के दौरान वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, कीमो के दौरान, या पहले ये स्टार्ट हो नहीं, जाता है? पहले नहीं स्टार्ट होता। ओके। जब हम कीमो करते हैं तो कीमो दवाई ब्लड में जाती है। ओके। और ब्लड सारे जिस्म में मौजूद होता है, जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ वो अपने असरात करेगा। उन असरात में ये एक असर है कि हमारे यहाँ स्कैल्प पे भी जाएगा, सर पे, तो सर के बालों की जड़ों पे जब वो दवाई लगेगी तो वो गिर जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और वीक होने से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ दी कीमोथेरेपी। ओके। मगर ज़रूरी नहीं कि हर एक को, कुछ को नहीं भी होता, मगर कुछ ज़्यादा को होता है, इसलिए हम इसके, मगर ये इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल है। जब ये सब चीज़ें ठीक होंगी तो वो नॉर्मल बाल आ जाएंगे, जो दोबारा जो हमें बाल आ जाएगा। डाइटरी चेंजेस के बारे में बताइए कि जैसे आपने आइसोलेशन की बात की, उस टाइम पे हमें किस तरह की जो है वो खुराक लेनी है जब हम आइसोलेटेड हैं, तो क्या जो हमारी मामूलन खुराक चल रही है वही लेते हैं? जी, हम नॉर्मल ग़िज़ा ले सकते हैं मगर नरम ग़िज़ा ज़्यादा लेनी है। ओके। क्योंकि वहाँ पे आइसोलेशन में है, बंदा ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, हज़म करना मुश्किल हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिससे कब्ज़ भी ना हो और वो नॉर्मल लाइफ में रहे और नॉर्मल लाइफ गुजारे। आप कस्टर्ड, खीर, इस किस्म की चीज़ें, जूस, यखनी, ये चीज़ें दें, तो इंशाल्लाह उससे एनर्जी भी मिलेगी और सब चीज़ें। ओके। मतलब जैसे आपने कस्टर्ड, खीर, और ये तो ज़रा शुगर रिच हैं तो कोई मसला नहीं है, आप तो ले सकते हैं। बच्चों में तो फिर क्या हो, कोई ऐसा नहीं है, आप कैंडल से बना लें, ठीक है, आप सूप दे दें, देना तो है, एनर्जी तो जी बिल्कुल। तो फल दें, केला दें, नरम फल दें जो कि वो खा के हजम करे और सारा। सर हमने जो पूरी गुफ्तगू की वो हमने एडल्ट्स और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये सेम है या बच्चों के लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है? हमारी पूरी अगर डिस्कशन की हम बात करें, बच्चों को ज़रा समझना मुश्किल होता है। ओके। तो इसलिए उनके साथ उनके जो मदर का होना, और वैसे तो एडल्ट के साथ भी होना है, ताकि वो ऐसा, मगर उससे ज़रा समझाने में मुश्किल होती है, कई चीज़ें वो नहीं समझ पाता, तो फिर एडल्ट्स को साथ बिठा के उन्हें समझाना पड़ता है कि वो चीज़ें एहतियाती तदाबीर को करे और सारी चीज़ें करें। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने, हम लोग बात कर रहे थे आइसोलेशन में ज़रा मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसकी वजह से आइसोलेशन ब्रेक होता है, तो वो वहाँ से इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। डाइटरी चेंजेस में कोई इस तरह की कोई बड़ी गलती तो नहीं कर देता है जिसकी वजह से ये जो हमारे नुकसान? अभी पिछले दिनों ब्लड कैंसर का नहीं, एक पेशेंट था मेरा, उसे कोलन का कैंसर था, तो मैंने खुराक बताई उसे, ये खाना ये नहीं खाना, तो अगली दफ़ा जब आया कहता जी मैंने तो वो चीज़ें खा ली थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो अब जब डॉक्टर ने एडवाइस की है तो आपको उस एडवाइस पे अमल करना है। बिल्कुल। तो जब डॉक्टर एडवाइस करता है तो वो इन चीज़ों को, सूरत हाल को देखता है कि ये एडवाइस हुई है तो इस पर अमल भी हो।
ओके अब ना करें अमल तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम साथ तो नहीं जाते। सर स्टैट्स क्या कहते हैं कि जैसे ही हम लोग जो है वो क्योर कितने लोग हो जाते हैं, कौन सी स्टेज पे जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो क्योर होना शुरू होते हैं? बिल्कुल हमारे पास लास्ट है ताकि हम कोई मोटिवेशन भी दे सकें पेशेंट्स को जो देखें, ये फाइट कर रहे हैं। बहैसियत मुस्लिम हम्म, मैं स्टैट्स में नहीं कहता, ओके क्योंकि जिसे अल्लाह ने ज़िंदगी दी है वो, मेरे पास बहुत से केसेस हैं जो स्टेज 4 है और क्योर हो गए। ओके ओके ये तो अल्लाह की ज़ात है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स ठीक है, मगर जब उस पर हम बात करते हैं ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ डिजीज़ हैं जिनका कहते हैं जी 5% क्योर है, तो लोग मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल विल पावर कोई रोल प्ले करती है। लेकिन जी अब लोग मायूस हो जाते जी हैं। जी जी मगर आपको किसने बताया कि वो 95% में से या 5% में से, हो सकता है वो 5% में से। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए क्योर का ये बताना, आपका काम है कोशिश करना। आप दवा भी करें, दुआ भी करें, शिफा अल्लाह ने देनी है, हमने नहीं देनी। डॉक्टर एजाज मसूद साहब बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ रहे। हमने बड़ी इन डिटेल डिस्कशन की, हम लेके कॉजेज़ से चले और हम ट्रीटमेंट तक आए। उम्मीद करते हैं कि नाजरीन जो है वो इससे इस्तेफादा जो होगा, उम्मीद यही है इंशाल्लाह। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।